रीबर्थ ऑफ गेम चेंजर एपिसोड 11। रुद्राक्षी ने एक कमजोर मुस्कान के साथ पृथ्वी को देखा। तो क्या ये थी उनकी योजना? रुद्राक्षी बेवकूफ नहीं थी। पृथ्वी की बात सुनने के बाद वह पृथ्वी के अचानक दिल बदलने और फैमिली टाइज को फिर से हासिल करने की उम्मीद को बेहतर जानती थी। पृथ्वी के प्यारे शब्दों को सुनकर उसके पिता की एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गई। रुद्राक्षी ने कोल्ड टोन में कहा, तो ये दादी और आंटी मंजा हैं, और यहाँ मैं सोच रही थी कि कौन से रेयर मेहमान आ रहे हैं। यह क्या है? क्या आपके पैसे खत्म हो गए हैं? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्षी के शब्दों ने अमरजीत को तुरंत याद दिलाया कि क्या हुआ था, और उसकी एक्सप्रेशन में दया निराशा में बदल गई। मंजा ने अपने दांत भींच लिए और कामना की कि वह रुद्राक्षी का मुंह तोड़ दे। क्या तेज तर्रार BTCH है? रुद्राक्षी सही थी। वे आए क्योंकि वे लगभग टूट चुके थे। पृथ्वा के कार्ड के पैसे खत्म हो रहे थे, इसलिए वे कुछ इमरजेंसी मनी चुराने के लिए यहाँ आए थे। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं थी। जब अमरजीत और उनका परिवार चला जाएगा तो शर्मा कॉर्पोरेशन उनका हो जाएगा। मंजा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी बनावटी थी। लड़की, तुम किस बारे में बात कर रही हो? माँ ने तुम्हारे डैड को बहुत मिस किया, इसलिए वह उनसे मिलने आई थी। पृथ्वी के ढोंग की तुलना में मंजा का दिखावा वास्तव में कुछ नहीं था। कम से कम जिस तरह से पृथ्वी ने उसे देखा वह नकली नहीं लग रही थी। पृथ्वी एक प्यार और दुलार दादी की तरह लग रही थी। पृथ्वी ने एक कोमल आह भरी। मुझे पता है कि मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए कुछ किया था, लेकिन खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। हमें बुरी यादों बातों को भूल जाना चाहिए। रुद्राक्षी ने पृथ्वी की भावनाओं को नहीं बख्शा और अपने शब्दों का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया कि उसे सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगी। सच में, आपका इतना बड़ा दिल है दादी। मैंने आपको इतना पीटा कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और फिर भी आप मेरी चूक को माफ करने को तैयार है। पृथ्वी लगभग गुस्से से मर गई। जब भी वह उस मामले के बारे में सोचती थी, तब भी उसे अपने सीने में दर्द महसूस होता था। उनके चेहरे की मुस्कान लगभग फीकी पड़ गई थी। उसने नकली मुस्कान दी और कहा, घर आने के बाद मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। वह अमरजीत की ओर देखने के लिए मुड़ी और सीरियस टोन में बोली, रुद्राक्षी द्वारा मुझे मारने के बाद मैं बहुत देर तक शांत नहीं हो पाई। मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन उस दौरान मैंने इसके बारे में ध्यान से सोचा। तुम और तुम्हारा परिवार सभी सही थे। अमरजीत ये सुनना नहीं चाहता था। पृथ्वी ने आह भरी और अफसोस जताने का नाटक करती रही। लेकिन तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। हमारा परिवार शुरू से ही रेपुटेशन के बारे में चिंतित रहा है। राजेंद्र के पास लड़ाई के लिए एक अच्छा टैलेंट था, और वह एक मेडिकल फील्ड नामी डॉक्टर था, और रूपाली और उसकी बहन उससे भी बेहतर हैं। परिवार के सम्मान के लिए उसके पिता और मैंने राजेंद्र के परिवार पर ज्यादा ध्यान दिया और तुम्हें इग्नोर किया। रुद्राक्षी ने इस बार कुछ नहीं कहा। वह देखना चाहती थी कि अमरजीत इससे कैसे निपटेगा। वह पृथ्वी और परिवार के बाकी लोगों को संभाल सकती थी, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि उसके पिता कभी भी नर्म दिल वाले नहीं होंगे। पृथ्वी अभी भी बात कर रही थी। मुझे पता है कि मैं इन सभी वर्षों में तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। आई एम सॉरी अमरजीत, क्या तुम मुझे और तुम्हारे डैड को एक मौका दे सकते हो? बोलते बोलते वह रोने लगी। उसके आंसू देखकर भी अमरजीत को उस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह अभी भी उसकी बुजुर्ग माँ थी। उसे अपने सामने रोता देखकर उसका दिल दुखी हुए बिना न रह सका। अमरजीत ने एक रुमाल निकाला और उसे कुछ गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ उसे थमा दिया। रोना बंद करो। पृथ्वी ने उसकी आंखों में आंसू के साथ देखा और उदास होकर पूछा, अमरजीत, क्या तुम मुझे माफ करोगे और मुझे एक मौका दोगे? अमरजीत ने अपनी पत्नी और बेटी को बेहोशी से देखा। जब पृथ्वी ने अपने बेटे के हाव भाव देखे, तो वह समझ गई कि उसे एक बड़ा धक्का देना होगा। बिना कुछ कहे उसने अमरजीत के सामने घुटने टेक दिए। ने अमरजीत की तो बात ही छोड़िए, पृथ्वी का घुटना टेकना सुरभि को चौंका देने के लिए काफी था। उसका चेहरा एक बार में डाक पड़ गया। माँ, आप क्या कर रही हो? एक माँ अपने बेटे के सामने कैसे घुटने टेक सकती है? बुढ़िया की चाल अमरजीत की को परेशान करने में कामयाब रही। उसके माता पिता चाहे कितने भी पक्षपाती क्यों न हो, फिर भी वे ही लोग थे जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था। माँ, जल्दी उठो। अमरजीत और सुरभि ने सुमन को एक साथ खींचने गए। रुद्राक्षी बेफिक्र होकर सुमन का शो देख रही थी।
ये बूढ़ी औरत सिम्थी कार्ड खेलने में कितनी अच्छी थी। मंजा भी चौंक गई। उसने पृथ्वी को ऊपर खींचने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया। पृथ्वी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अमरजीत को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं नहीं उठूंगी अमरजीत, मैं जानती हूं कि मैं इन सभी वर्षों से गड़बड़ कर रही हूं। मैंने तुम्हारे और सुरभि के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। छाती पीटते ही आंसू गालों पर बह निकले। अमरजीत, ये सब मेरी गलती है। माँ, आप क्या कर रही हो? जल्दी उठो। अमरजीत ने अपनी माँ को ऊपर खींचने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन बुढ़िया ने हिलने से मना कर दिया। आखिर बुढ़िया एक फाइटर थी। इतनी उम्र के बावजूद वह अमरजीत और सुरभि से काफी मजबूत थी। मैं नहीं उठूंगी। मैं यहाँ घुटने टेककर माफी मांगना चाहती हूँ। बेटा, मंजा ने सोचा उसकी सास कितनी होशियार है। अमरजीत और सुरभि ने चाहे कुछ भी कहा हो, पृथ्वी ने उठने से इनकार कर दिया। अमरजीत, हम माँ को इस तरह घुटने टेकने नहीं दे सकते। मंजा ने पाखंडी ढंग से कहा। वह सिर्फ तुम्हारी माफी चाहती है। वह अब बहुत बूढ़ी हो गई है। तुम्हें पिछली गलतियों को माफ कर देना चाहिए। मंजा की बातें सुनकर सुरभि की पलकें झपकती है। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब इन दोनों का एक रचाया गया नाटक, लेकिन वह अच्छे से जानती थी अमरजीत का दिल अपने माता पिता के लिए कितना सॉफ्ट है। वह अक्सर अपनी माँ के आंसू देखकर पिघल जाता है, चाहे उसके माँ बाप एक भेदभाव करने वाले इंसान हो। लेकिन अमरजीत के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर था। अगर अमरजीत, मंजा और पृथ्वी की बातों में आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब सोचते हुए सुरभि ने आह भरी और एक लंबी सांस छोड़ते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखा, जो ये सब किसी मनोरंजित की तरह देख रही थी। अपनी बेटी के चेहरे को देखकर सुरभि के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह भी चुप होने का फैसला करती है। अमरजीत के पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। माँ, पहले उठो, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। अमरजीत ने बेबसी से कहने से पहले एक पल झिझकते हुए कहा, आप मेरी माँ हो। आपको माफ करने या न करने जैसी कोई बात नहीं है। प्लीज पहले उठो। पृथ्वी को यकीन था कि उसका बेटा नर्म दिल होगा, लेकिन उसके बगल में अभी भी एक बेरम थी। वह जानती थी कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। यह देखकर कि अमरजीत उसे माफ करने को तैयार नहीं था, वह जानती थी कि वह अभी भी परेशान महसूस कर रहा है। इस तरह उसने अभी तक की अपनी बेस्ट चाल खींची। रोते हुए वह अमरजीत की पकड़ से बाहर निकली और मैन दरवाजे के बगल वाले खंभे की ओर भागी। वह भागते हुए चिल्लाई, अगर मेरा बेटा मुझे माफ नहीं करेगा तो जीने का क्या फायदा? मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मर जाना चाहिए। अमरजीत बहुत डर गया था और उसके पीछे भागने ही वाला था कि तभी एक कोल्ड आवाज सुनाई दी, डैड, उन्हें अकेला छोड़ दो। दादी इतनी बूढ़ी हैं। जीना वैसे भी सांस की बर्बादी है। चूंकि वह मरना चाहती है, तो आपको उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स की बात कैसे कर सकते हैं? उन शब्दों ने अमरजीत को झकझोर दिया और उसने रुद्राक्षी की ओर देखा। रुद्राक्षी, तुम? रुद्राक्षी की आंखें बर्फीली थीं। उनके साथ थोड़ी निराशा भी हुई। वह ऐसे माता पिता के सामने एक बच्चे की मजबूरी को समझती थी और वह अपने पिता को ऐसे नहीं देखना चाहती थी। वह जानती थी कि यह टॉपिक अमरजीत को सबसे ज्यादा हर्ट करता है। उसके पिता एक दयालु व्यक्ति थे। अब जब उनकी मां ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए मरने की धमकी दी थी, तो वह कैसे उदासीन रह सकता था? इसलिए रुद्राक्षी ने जानबूझकर अपनी आंखों में निराशा दिखाए, इस उम्मीद में कि उसके पिता जागेंगे। ये देखकर कि सिचुएशन ठीक नहीं है, मंजा को इतना गुस्सा आया कि उसने डांटा, बेवकूफ लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ, बेवकूफ मत बनो। पृथ्वी के बोलने पर मंजा उसे रोकने के लिए दौड़ी। मंजा की बातें सुनकर पृथ्वी फिर से एक्साइटेड हो गई। वह रोई और भारी आवाज में बोली, रुद्राक्षी सही कह रही है, मुझे मत रोको। उसे उम्मीद थी कि मंजा उसे रोकने आएगी। सुरभि को डर था कि पृथ्वी खुद को मारने की कोशिश करेगी, लेकिन बुढ़िया के चरित्र के बारे में सोचने के बाद उसने खुद को रोक लिया। अमरजीत जमीन पर जड़ जमा चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मां को इग्नोर करने लगा। अगर मंजा पृथ्वी के पास भागना चाहती थी, तो उसे रुद्राक्षी से आगे निकलना था। जब वह सुमन को रोकने के लिए चिल्ला रही थी,
तो रुद्राक्षी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे आंटी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? एक बच्चे के रूप में आपको फिल्मी होना चाहिए। अगर दादी मरना चाहती हैं तो हमें उन्हें जाने देना चाहिए। पृथ्वी खंभे के बहुत करीब थी। इस तरह की देरी के साथ वह लगभग खंभे के सामने थी। रुद्राक्षी की बातें सुनकर उसका चेहरा गुस्से से कांप उठा। हालांकि उसे अब एक्टिंग करना जारी रखना था, क्योंकि वह शुरू कर चुकी थी, या उसके सारे कोशिश बेकार होंगी। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए पृथ्वी की धीमी गति को देखा। सुरभि ने भी इसे देखा और उसके चेहरे पर एक हंसी फैल गई। ऐसा लगता था कि वह और उसका एक्स हस्बैंड अपनी बेटी की तरह समझदार नहीं थे। शो शुरू हो चुका था। उसे रोकने के लिए कोई नहीं आने के कारण पृथ्वी के पास खुद को खंभे पर चलाने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह अपनी ताकत लगाने के लिए तैयार थी। लेकिन जब उसने सीढ़ियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई और खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरा लिया। ये केवल एक छोटी सी गिरावट थी, लेकिन पृथ्वी ने एक्ट किया जैसे वह मर रही थी। उसने जोर से सांस ली। रुद्राक्षी मुस्कुराए और मंजा का हाथ छोड़ दिया। मंजा तुरंत दौड़ी और पृथ्वी को गले लगा लिया। वह चिल्लाए, माँ उठो, मुझे डराओ मत। फिर वह चिल्लाए, अमरजीत यहाँ आओ, मुझे लगता है कि माँ मर रही है। अमरजीत जल्दी से मुड़ा। जब उसने पृथ्वी को फर्श पर पड़ा देखा तो उसे लगा कि वह घायल हो गई है। रुद्राक्षी को अपने पिछले जीवन से उससे नफरत थी, इसलिए पृथ्वी ने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली हो वह उसकी परवाह नहीं कर सकती थी। अगर पृथ्वी राजेंद्र के लिए सिर्फ पक्षपाती होती तो वह इतनी दूर नहीं जाती। पृथ्वी को उसके परिवार को नहीं मारना चाहिए था। हालांकि अमरजीत को इसकी जानकारी नहीं थी। उसकी मां ने चाहे कितनी भी गलतियां की हो, वह उसे चोटिल होते हुए नहीं देख सकता था। वह पृथ्वी को देखने जाना चाहता था, लेकिन रुद्राक्षी ने कहा, दादी, मुझे लगा कि आप खंभे पर अपना सिर मारना चाहती थीं। इसके बजाय आप क्यों गिर गईं? मैंने देखा कि आपको सिर्फ अपने घुटने पर चोट लगी है, उसने कहा। आप अपना सिर क्यों ढांक रही हो और दर्द से चिल्ला रही हो? उसके शब्दों ने पृथ्वी की सभी योजनाओं को उजागर कर दिया। अमरजीत ने पृथ्वी और मंजा को एक ही समय पर रुकते हुए देखा, और वह तुरंत जान गया कि उसकी बेटी सच बोल रही है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी मां ने माफी मांगी थी तो वह सिर्फ नाटक कर रही थी। आखिर वह अभी भी राजेंद्र के बारे में सोचकर उसके पास आए हैं। उनके ऐश और आराम का खर्च के लिए रुपये नहीं बचे होंगे, यही कारण है वह इस तरह नाटक कर रही है। लेकिन फिर भी अमरजीत ने पृथ्वी को दयापन और भावनाओं से। उसने पृथ्वी को फर्श पर देखा और पीड़ा में अपनी आंखें बंद कर ली। माँ, आप चाहती हैं कि मैं आपको माफ कर दूं, है ना? ठीक है, अब मैं आपको माफ करता हूँ। जब पृथ्वी और मंजा ने ये सुना तो उन्होंने सोचा कि अमरजीत कोमल दिल का व्यक्ति है, लेकिन इससे पहले कि वे अंदर खुश हो पाते उन्होंने उसे हेल्पलेस टोन में बोलते हुए सुना। माफी एक बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी मौजूदा अरेंजमेंट को बदलने की जरूरत है। आपके और डैड के अलावा मैं परिवार में किसी को पैसे नहीं दे रहा हूं। अगर आपको और डैड को नहीं लगता कि रहने के खर्च के लिए 10,000 काफी नहीं है, तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। अमरजीत के शब्दों ने उसके रुख को बहुत क्लियर कर दिया। वह उसकी माफी चाहती थी, है ना? उसने उसे माफ कर दिया। क्या पृथ्वी ने नहीं कहा कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है? अगर ऐसा है तो उसे अपनी शर्तों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। रुद्राक्षी ने राहत की सांस ली। खुशी है कि उसके पिता अंत में नर्म नहीं पड़े। उसी डर के कारण सुरभि को भी राहत मिली। पृथ्वी पैसे से ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। अमरजीत के शब्द उसके मुंह को ब्लॉक कर सकते थे और उसे अपना आत्मघाती शो छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। रोना और माफी के लिए भीख मांगना। उसने उसे पहले ही माफ कर दिया था। वह अब कैसे रो सकती है? पृथ्वी अब और नहीं रो सकती थी, और मंजा के एक्सप्रेशन भी भयानक थी। पृथ्वी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, मानो वह अंत में जीवन में वापस आ गई हो। वह चिल्लाई, गुस्सा हुई कि उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अरे बेवकूफ बच्चे, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी माफी चाहती हूँ। मैं काफी खुश हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मेरी ओर से इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता था? जैसे ही उसने बात की, उसने सांस से बाहर होने का नाटक किया।
लेकिन अमरजीत उसकी एक्टिंग देख चुका था। जब उसने कहा कि वह परिवार में किसी और को पैसा नहीं देगा, तो पृथ्वी की आंखों में नाराजगी साफ देखी। पृथ्वी और मंजा के दयनीय तरीके से चले गए। अमरजीत ने ड्राइवर से उन्हें घर ले जाने को कहा। पृथ्वी चाहती थी कि वह अमरजीत के साथ उसके घर वापस जाए, लेकिन उसने पोलाइटली मना कर दिया। अगर आप मुझे याद करती हो तो आप यहाँ आ सकती हो, मैं फ्यूचर में आपके यहाँ नहीं आऊंगा। पृथ्वी के व्यवहार ने रुद्राक्षी को कन्विंस किया कि उसे जल्द से जल्द इन घिनौने लोगों को अलग थलग कर देना चाहिए। चूंकि पृथ्वी उसके परिवार को मारना चाहती थी, इसलिए वह बदले में उसके लिए एक जाल बिछाएगी। वह उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। ये बुढ़िया अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत चिंतित थी। उसे मारने से कुछ नहीं होगा, उसकी रेपुटेशन को खराब करना बेहतर था। अमरजीत अभी भी परेशान था और ऑफिस चला गया। रुद्राक्षी ने अपनी मेड को बुलाया, जो बहुत गुस्से में थी। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, मिस रुद्राक्षी। ओल्ड मिसेज शर्मा बहुत बेशर्म है। रुद्राक्षी खिलखिला उठी। आप ठीक कह रहे ही आंटी, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकती है? बोलो मिस रुद्राक्षी। रुद्राक्षी मुस्कुराए। जाओ और कुछ तिब्बती मास्टिफ खरीदो। पृथ्वी को कुत्ते के फर से एलर्जी थी और वह कुत्तों से भी डरती थी। मैं भी यह जानती थी। उसने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दी। आप बहुत दयालु हैं मिस रुद्राक्षी। मेरी राय में कुछ कुत्तों को पालने में क्या गलत है? मैड ने कहा, हम अगली बार बुढ़िया को मुंह में फर खिला सकते हैं और उसे बेशर्मी नहीं करना सिखा सकते हैं। रुद्राक्षी को नहीं पता था कि क्या कहना है। इस बीच पृथ्वी और मंजा गुस्से में घर लौट आई। घर पहुंचते ही शिकायत करने लगी, यह उस कुतिया की गलती है। अगर वह वहां नहीं होती तो अमरजीत लाइन पर आ जाता। मंजा ने उपहास किया। वह नहीं जानती थी कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। वे जानबूझकर अमरजीत के घर उस समय गए जब रुद्राक्षी आसपास नहीं होगी, लेकिन वह फिर भी उन्हें रोकने में कामयाब रही। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि और रामू काका चारू उनकी बड़ी बहन से शिकायत करेंगे, इसलिए जब घर पर नहीं होंगे तो वे उनसे मिलने आएंगे। पृथ्वी के चेहरे के भाव और भी भद्दे हो गए। वह कार से बाहर निकली और कोसने लगी, वह कुतिया, मैं उससे मरवाना चाहती हूँ, मैं उससे मरना चाहती हूँ। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि उसका चेहरा डिस्फिगर हो गया। संयोग से रूपाली ट्रेनिंग रूम से लौट रही थी। बातचीत सुनने के बाद उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है माँ, और उसने ठंडेपन से कहा, दादी चिंता न करें, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। पृथ्वी और मंजा दोनों उसे देख खूब मुस्कुराईं। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है रूपाली? पृथ्वी ने पूछा। मैंने तुम्हारे पिता को ये कहते सुना है कि मी आलोक के पास तुम्हारी तारीफ के सिवा कुछ नहीं है। रूपाली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। आलोक ने उसकी खूब तारीफ की। ऐसा इसलिए था क्योंकि रूपाली ने उसे हरा दिया था। जब उसने अपनी पूरी कोशिश की तो वह सिर्फ 2 चालों में उसे नॉकआउट करने में सफल रही। रुद्राक्षी शर्मा। रुद्राक्षी कभी तुलना करने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। दादी, मैं अगले दौर में रुद्राक्षी से लड़ना चाहती हूँ। रुद्राक्षी भी यही चाहती थी। पृथ्वी एक पल के लिए झिझकी। ये नेशनल फाइटिंग कॉम्पिटिशन है। अगर मिस्टर गौर फेर बदल करते रहते हैं तो मुझे डर है। चिंता मत करो दादी, जब तक कोई इस पर गौर नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा परिवार इस शक्ल में फेमस है। जब तक ये कोई गंभीर मामला नहीं है तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। मैच पलक झपकते ही आ गया। रुद्राक्ष मैच से पहले कंपटीशन वेन्यू के वीआईपी रूम में पहुंचे। रेहान ने सोचा कि अद्विक फिर से उससे मिलने आया है। किसी तरह वह अपने अंकल की चिंता पाकर घबरा गया। वह नर्वस था क्योंकि उसे लगा कि उसके अंकल उसके परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। उसने ज्यादा रिलैक्स करने या मैचों के दौरान अपनी ताकत रिजर्व करने की हिम्मत नहीं की। उसे हर बार अपने विरोधियों के खिलाफ अपना सब कुछ झोंक दिया। बगल से देखने पर आकाश असहाय महसूस कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका बॉस क्या सोच रहा है। ये पॉसिबल नहीं लगता था कि वंसल कॉर्पोरेशन के सीईओ इस तरह के व्यक्ति थे जो गुप्त रूप से ऐसे व्यक्ति पर नजर रखेंगे। रुद्राक्षी जब वेन्यू पर पहुंची तो मीटिंग के नतीजे अभी जारी किए गए थे। बड़े पर्दे ने अगले मैच के लिए जोड़ी को दिखाया, रुद्राक्षी शर्मा वीएस रूपाली शर्मा। अन्य प्रतियोगी उनका नाम देखकर तुरंत बेचैन हो गए। वे सभी दंग रह गए। उनके मुंह खुल गए।
धिक्कार है। बिल्कुल नहीं। क्या वे कंपटीशन में इतनी जल्दी लड़ रहे हैं? मैचिंग को देखकर नकुल थोड़ा चिंतित हुआ। रूपाली की हालत बेहद सस्पिशियस थी और उसका सुधार बहुत तेजी से हो रहा था। सबका ध्यान रुद्राक्षी और रूपाली पर था। का नाम देखकर रुद्राक्षी मुस्कुराई। रूपाली और भी आत्मसंतुष्ट ढंग से मुस्कुराए। वह मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी के पास चली गई। रुद्राक्षी, मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगी। रुद्राक्षी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। होप नोट। अपने पिछले जीवन में जिसने उसके माता पिता की मृत्यु के लिए सबसे कठिन धक्का दिया था वह रूपाली थी। उसने ही हत्या का सुझाव भी दिया था। रुद्राक्षी उससे नफरत कैसे नहीं कर सकती थी। अपने सपनों में भी वह अपने पिछले जीवन की सारी नफरत का बदला लेना चाहती थी। जब दोनों लड़कियों का आमना सामना हुआ तो अगल बगल के लोग उनके बीच टेंस माहौल को महसूस कर सकते थे। कई अनजाने में उनसे दूर रहे। रुद्राक्षी के फोन की घंटी बजने से मूड खराब हो गया। मुड़ने और फोन का जवाब देने से पहले उसने रूपाली की तरफ देखा। यह एल का फोन था। हेलो। एल की कुछ उलझी हुई आवाज उसके कान में पड़ी। रुद्राक्षी, आई एम सॉरी, मैं देर से उठा हूँ। रुद्राक्षी को उसका मतलब समझ में नहीं आया। अगले सेकंड में उसने कुछ सोचा और बड़े पर्दे की ओर देखने लगी। रुद्राक्षी शर्मा वीएस रूपाली शर्मा, ठीक वैसा ही जैसा वह चाहती थी। ये देखते हुए कि वे वैसे भी विरोधियों के रूप में फिनिश हो गए, केवल दो पॉसिबिलिटी थीं, या तो ये लक था या ने कुछ किया। आखिरी होने की पॉसिबिलिटी अधिक थी। रुद्राक्षी मुस्कुराई और उसकी आंखों में जानलेवा नजर और तेज हो गई। वह एकदम सही थी। रूपाली ने अपनी कब्र खुद खोदने की पहल की। सीटी की आवाज के बाद रुद्राक्षी ने कॉल एंड की और रूपाली के साथ रिंग के सामने ऊपर चली गई। दर्शकों में लगभग हर कोई उनकी अंगूठी के चारों ओर इकट्ठा था, जिससे अन्य अंगूठियां उदास दिख रही थीं। रिंग में रुद्राक्षी का मौजूदा मिजाज कोई नहीं समझ सका। उसके भीतर खून की एक एक बूंद उबल रही थी। जीवन में अपने दूसरे मौके पर उसे अविश्वसनीय रूप से अथक, लापरवाह, डेस्पेरेट फाइटिंग स्टाइल के कारण साइकोपैथ कहा गया। जब वह रिंग में रूपाली का सामना कर रही थी, उसके प्यारे लाल होंठ एक ठंडी मुस्कान में थे और उसकी आंखों में शरारत लगभग छलक रही थी। क्या वह रूपाली का तिरस्कार करेगी? नहीं, वह नहीं करेगी। रूपाली के मैच को देखने के बाद वह जानती थी कि रूपाली की ताकत उसके डोपिंग के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि इसीलिए उसके भीतर की नफरत और भी गर्म हो गई थी। वेकेन टैलबोट, इंटरनेशनल फाइटिंग की क्वीन, जब वह रिंग में होती है तो एक अलग आभा बिखेरती थी। उस समय हर कोई उस भयानक दबाव को महसूस कर सकता था जो उसने डाली थी। रिंग के नीचे जयदेव दंग रह गए। उसकी आंखों में खुशी थी। उसे लगा कि वह जल्द ही रुद्राक्षी की असली ताकत देख पाएगा। उसने रुद्राक्षी के हर मैच को देखा था। रुद्राक्षी कभी किसी अन्य ओपोनेंट के सामने इस तरह की हरकत नहीं की है। रुद्राक्षी ने शांति से अपना जैकेट उतार दी। उसने जो कुछ भी पहना था वह एक ब्लैक टैंक टॉप थी, जिससे उसकी पतली लेकिन दृढ़ बाहें दिखाई दे रही थीं। अक्षय और आलोक थे। आलोक अपने स्टूडेंट का मैच देखने आया। पिछली रात रूपाली ने उससे कहा था कि वह उस व्यक्ति से लड़ेगी जिसे वह हराना चाहती है। वह यहाँ जिज्ञासा से आया और अक्षय से टकरा गया। जब उसने रिंग में ब्लैक टैंक टॉप में लड़की को देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये लड़की उसे जानी पहचानी लग रही थी। दूरी ने उसे साफ देखने से रोक दिया, इसलिए उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। जब उसने रिंग गर्ल को क्लियर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने रुद्राक्षी को अविश्वास से देखा। ये वेकेन टैलबोट है। 10 लाख वर्षों में उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति को रूपाली सबसे ज्यादा हराना चाहती थी वह वही व्यक्ति थी जिसके लिए उसने आधी दुनिया का चक्कर लगाया था। आलोक की हैरान कर देने वाली एक्सप्रेशन को देखकर अक्षय मुस्कुराया। आलोक, तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा, तुम्हारी स्टूडेंट या सेवन टैलबोट? अगर यह पहले होता तो आलोक को ये कहने में झिझक नहीं होती कि रुद्राक्षी जीत जाएगी, लेकिन अब वह परेशान रहने लगा। रूपाली मुझे केवल 3 चालों में हरा सकती है। वह एक स्पेशल दवा का इस्तेमाल कर रही है जो उसकी शारीरिक शक्ति में सुधार कर सकती है। ये सुनकर माइक आग बबूला हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने ऐसा होने दिया। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। इस मैच को रोका जाना चाहिए। अक्षय एक ईमानदार इंसान था जिसने ऐसी गंदी चालों का तिरस्कार किया।
जब उसे पता चला कि रूपाली डोपिंग कर रही है, तो उसने चाहा कि वह उसे कंपटीशन बाहर कर दे। मत जाओ। आलोक ने अक्षय की बाह पकड़ ली। अक्षय ने सोचा कि आलोक अपने स्टूडेंट के बारे में चिंतित था, केवल उसे यह कहते हुए सुनने के लिए, क्या तुमने कभी वेकेन को इस तरह देखा है? इससे अक्षय की नजर रिंग की तरफ उठ गई। रुद्राक्षी ने अपनी जैकेट उतार दी थी और केवल एक काला टैंक टॉप और एक सफेद कॉम्बैट सूट में थी। वह इंटेंस प्रेशर दबाव रही थी। उसका उन्माद और अहंकार उसकी अपनी हड्डियों से निकला हुआ लग रहा था। न तो अक्षय और न ही आलोक ने उसे पहले इस तरह देखा था। अचानक आलोक को बुरा लगा। क्या ये पॉसिबल है कि वेकेन टेलबोट ने कभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई जब उसने अतीत में हमसे लड़ाई की थी? अक्षय इससे इनकार करना चाहता था, लेकिन जल्द ही चुप हो गया। उसकी हमेशा यही भावना रहती थी। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्षी बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह अपने विरोधियों को तुच्छ समझती थी। उसने सोचा कि उसने काइल कैनेडी से लड़ने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया था लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने हमेशा अपने क्रूएल साइड को दबा दिया था। रुद्राक्षी में आए बदलाव को हर कोई महसूस कर सकता था। कहने की जरूरत नहीं है कि वीआईपी कमरे में बैठे रुद्राक्ष भी इसे महसूस कर सकता है। यहां तक कि आकाश भी सिहर गया। उसने सोचा कि रुद्राक्षी डरावनी थी। हालांकि रूपाली की नज़र में रुद्राक्षी सिर्फ झांसा दे रही थी। उसने आलोक को सिर्फ 3 चालों में हरा दिया। उसे विश्वास नहीं था कि रुद्राक्षी उसके लिए एक मैच होगी। रेफरी, क्या हम शुरू कर सकते हैं? रुद्राक्षी के लाल होंठ एक चार्मिंग मुस्कान में मुड़े हुए थे, लेकिन ठंडे थे। रेफरी ने अनजाने में सिर हिलाया। रिंग में खड़े होकर वह दोनों लड़कियों के दबाव को महसूस कर सकता था, इतना कि वह मैच शुरू करना ही भूल गया। रुद्राक्षी का रिमाइंडर सुनने के बाद रेफरी ने सीटी ली और फूंक मारी। सीटी बजते ही रिंग में मौजूद दोनों लड़कियां एक ही समय पर चल पड़ीं। वे इतने तेज थी कि लोग मुश्किल से उनकी छायाचित्रों का पता लगा सकते थे। एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली थी। एक दूसरे को मुक्का मारते ही उनकी ताकत तेज गति से टकरा गई। रूपाली मुस्कुराई जब उसने रुद्राक्षी को चकमा देने के बजाय तुरंत उसका सामना किया। रुद्राक्षी ने अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था, लेकिन जब उनकी घूंसे टकराईं, तो रूपाली अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं रख सकी। वह रुद्राक्षी की भयानक शक्ति को महसूस कर सकती थी। ये शक्ति लगभग उतनी ही प्रबल थी जितनी उसकी अपनी। यहां तक कि आलोक भी उसके सिर पर मुक्का मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने नहीं सोचा था कि रुद्राक्षी ऐसा कर पाएगी। कितनी भयावह थी रुद्राक्षी की ताकत। झटके के बावजूद रूपाली ने अपने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने रुद्राक्षी के साथ फिर से बैटल स्ट्राइक को बदलना शुरू कर दिया। हालांकि जितना ज्यादा वे लड़े, रूपाली उतनी ही ज्यादा भयभीत हो गई। रूपाली की आंखों में झटका देखकर रुद्राक्षी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं अपने हाथों से तुम्हारी फाइटिंग करियर को फिनिश कर दूंगी। फिर उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से रूपाली की गर्दन पर निशाना साधा, जिससे रूपाली को साइड में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुद्राक्षी को उसकी अगली चाल पता लग रही थी। जैसे ही रूपाली बाईं ओर चली गई, रुद्राक्षी किनारे की ओर चली गई और अपने बाएं पैर को धुरी के रूप में थपथपाया। अपने लंबे पैर का इस्तेमाल करते हुए वह जबरदस्त ताकत के साथ रूपाली की नई पोजीशन की ओर बढ़ी। लात रूपाली के कंधे पर लगी, जिसके बल से रूपाली को तेज दर्द हुआ। वह महसूस कर सकती थी कि हमले की ताकत से उसके अंदर का मंथन हो रहा है। रूपाली ने अब कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और उसने जो भी गंदी चालें सीखी थीं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रुद्राक्षी मुस्कुराए। उसने आलोक से यह सीखा होगा। रूपाली के लिए बेहतर होगा कि वह आलोक की चालों का इस्तेमाल न करे। इसके बजाय उसने रुद्राक्षी के लिए उससे निपटना आसान बना दिया। आखिरकार रुद्राक्षी आलोक की लड़ने की स्टाइल को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानती थी। फिर रूपाली ने महसूस किया कि आलोक द्वारा सिखाई गई चालों का इस्तेमाल करने के बाद रुद्राक्षी उसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम थी। रुद्राक्षी ने उन तरकीबों को एक पल में गिरा दिया। रूपाली लड़ने की किसी स्पेशल स्टाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और बिना तुक या तर्क के लड़ना शुरू कर दिया। उसने वृत्ति पर रुद्राक्षी के हमलों का सामना किया। उसे भी नहीं पता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। रुद्राक्षी अब उसके अगले कदम की भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगी। उसके मुंह और पैर आपस में टकराते थे, जिससे हर बार धमाका होता था।
रूपाली पहले से ही खूब पसीना बहा रही थी, लेकिन रुद्राक्षी पूरी तरह से सूखी थी। रिंग के बाहर लोग पूरी तरह से दंग थे। रिंग में लड़कियां अभी भी लड़ रही थीं। पूरे खेल के दौरान रूपाली दबी हुई थी। उसने अपनी शारीरिक शक्ति को बनाए रखने की कोशिश करना छोड़ दिया और जानलेवा रामपाज करने लगी। एक चीख के साथ उसने बिजली की गति से रुद्राक्षी के चेहरे पर लात बढ़ाए। उसके पैर का अचानक हिलना हर किसी की उम्मीदों से परे था। उसकी जोरदार विपकिक रुद्राक्षी को लगने ही वाली थी। ज्यादातर ओपोनेंट चकमा देना पसंद करेंगे, लेकिन रुद्राक्षी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी। उसके हाथ ने एक तेज चाप बनाया और रूपाली की विपकिक को सीधे पकड़ लिया और पंच दिया। ये क्लियर था कि रुद्राक्षी का पंच रूपाली की विपकिक जितनी इफेक्टिव नहीं होने वाली थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी विपकिक का जवाब देने के लिए पंच का इस्तेमाल करेगी। मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण चीज किकिंग तकनीक थी। पैर की ताकत हाथ की ताकत से ज्यादा स्ट्रांग होती है। दर्शक हौंफने लगे। उन्हें रुद्राक्षी के लिए डर था, लेकिन उनकी चिंताओं के बावजूद रुद्राक्षी का अगला कदम इतना अच्छा था कि उसने सभी को हैरत में डाल दिया। उसने रूपाली के टखने को पकड़ते ही रूपाली अग्रेसिव किक को अपने हाथ से रोक दिया। फिर उसने बल का इस्तेमाल एक छलांग लगाने के लिए किया ताकि वह हवा में उल्टी हो जाए। रूपाली के गिरते ही उसने मुड़कर उसके सीने पर लात मारी। वह इतनी तेज थी कि चकाचौंध थी। रूपाली ने डर के मारे अपना सीना ढांक लिया। फिर भी उसके पास हमले को रोकने का समय नहीं था। वह केवल अपने इंपॉर्टेंट अंगों की रक्षा कर सकती थी। रूपाली सुस्त आवाज करते हुए जमीन पर गिर गई। रुद्राक्षी अपने शरीर को सहारा देते हुए एक हाथ से फर्श पर उतरी। उसका बायां पैर घुटने पर मुड़ा हुआ था और उसका दाहिना पैर फैला हुआ था। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखों में द्वेष इतना तेज था कि वह लगभग उबल गया। रूपाली ने कुछ मुंह भर खून थूका। कुछ सेकंड बाद रेफरी आ गया। रूपाली ने रुद्राक्षी को देखा और रुद्राक्षी मुस्कुराए। रूपाली एक खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की थी। वह हर एडल्ट की पसंदीदा बच्ची थी। वह शर्मा परिवार की आशा थी। वह रुद्राक्षी को उसे कुचलने की इजाजत कैसे दे सकती थी? जब रेफरी उसकी उल्टी गिनती में 0 हिट करने वाला था तो रूपाली ने अपनी चोटों पर ध्यान नहीं दिया और अपने पैरों पर वापस आ गई, ये देखते हुए कि वह अभी भी उठने में सक्षम थी। रेफरी ने रुद्राक्षी को 2 अंक दिए और लड़ाई जारी रहने दी। रूपाली गुस्से में थी और हट थी। उसने रुद्राक्षी से हारने से इनकार कर दिया। वह पहले ही इतना बलिदान कर चुकी थी। इसका कोई मतलब नहीं था कि वह रुद्राक्षी के बराबर नहीं हो सकती थी। रूपाली एक पागल औरत बन गई थी जिसने अपना विवेक खो दिया था। उसकी हरकतें भयंकर और शातिर थीं और वह भयंकर दिख रही थी। रुद्राक्षी शांति से जवाब दिया। रूपाली कितनी भी तेज क्यों न हो, वह उसे वैसे ही दबा सकती थी। अगर रूपाली क्रूर थी तो रुद्राक्षी पागल थी। रुद्राक्षी ने किसी भी तरह से अपना बचाव नहीं किया। हर बार जब उसे रूपाली के हमले का सामना करना पड़ता था तो वह वापस हमला करती थी और रूपाली का सामना करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती थी। हालांकि रिंग में आमने सामने होने वाली 2 लड़कियों को यह नहीं पता था। मैच देखने वाले दर्शक पूरी तरह से एक्साइटेड थे। उनमें से किसी ने भी ऐसा अविश्वसनीय मुकाबला कभी नहीं देखा था। भले ही रुद्राक्षी रूपाली को रोक रही थी, फिर भी रूपाली मजबूत सेनानी थी। उसके परफॉर्मेंस ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वह जयदेव से भी बेहतर है। हालांकि रूपाली की प्रभावशाली ताकत के बावजूद वह किसी तरह रुद्राक्षी पर हावी नहीं हो सकी। यहां तक कि अगर वे सिर्फ देख रहे थे तो दर्शक रुद्राक्षी के शरीर से निकलने वाली भयानक शक्ति को गहराई से महसूस कर सकते थे। ग्रीन सिटी लौटने से पहले रुद्राक्षी ने 24 घंटे ट्रेनिंग लिया था ताकि एक दिन वह रूपाली को दया की भीख मांगते हुए जमीन पर गिरा सके। और क्या लोगों ने सोचा कि रूपाली ने बहुत ट्रेनिंग ली है? कोई नहीं जानता था कि रुद्राक्षी कितने समय से उस पल के लिए दिन रात तैयारी कर रही थी जब वह अंत में रूपाली को रिंग में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। जब अन्य बच्चे मजे कर रहे थे, रुद्राक्षी ने ट्रेनिंग की। जब अन्य बच्चों ने खाया, तब भी वह ट्रेनिंग कर रही थी। और जब सब सो रहे थे, वह अपनी चाल पर काम कर रही थी। लेकिन उसकी ताकत का क्या? खैर, उसकी ताकत उस तरह की नहीं थी जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। रुद्राक्षी जितने लंबे समय तक रिंग में रही,
बी उसकी हरकतें उतनी ही तेज और हिंसक होती गईं। सभी एडवांस लेवल की चालें जिसमें दूसरे स्ट्रगल करते हैं। बी वह आसानी से चल लेती थी। वह ग्रेविटी डिफाइन स्पीड गति से घूमी, इतनी तेजी से उसके बालों का बैंड टूट गया। उसके लंबे रेशमी बाल उसकी सही हरकतों के साथ बह रहे थे, एक चाप खींच रहे थे। वीआईपी कमरे से देखने पर आकाश का मुंह इतना चौड़ा खुला था कि उसमें एक अंडा समा जाए। बॉस, अगर आप कभी अपनी पत्नी से लड़ते हैं तो आप उससे छिपने के लिए मेरे घर आ सकते हैं। रुद्राक्ष ने आकाश पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपना चश्मा उतार दिया और अपनी बड़ी गहरी आंखें दिखाईं। आज तक वह सोचता था कि रुद्राक्षी एक ठोस लड़ाकू है, शायद देश में बेस्ट में से एक बनने के लिए काफी है। लेकिन उस मैच को देखकर उसकी धारणा पूरी तरह बदल गई। इस लड़की का फाइटिंग स्किल हर किसी की आंखों को हैरत से भरने के लिए काफी थी। रूपाली के साथ में के बाद रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के साथ मीटिंग रखी। रेस्तरां में मधुर संगीत चल रहा था और छत के आर पार घूमने वाली लाइट पैटर्न डांस कर रही थी। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी ही कस्टमर थे और वे करीब 10 मिनट तक खामोश बैठे रहे। रुद्राक्षी ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। उसके सामने का आदमी इतना एलिगेंट और हैंडसम था कि यह बेकार की बात थी कि वह ज्यादा बातूनी नहीं था। अचानक रुद्राक्षी ने अपना हाथ रुद्राक्ष के चेहरे के सामने लहराया, उसकी जांच की। तुमने मुझे रात के खाने पर सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया ताकि मैं तुम्हें पूरे समय देख सकूं, है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रुद्राक्षी के नाजुक लाल होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए, उसकी आंखों में एक चंचल नजर थी। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा। रुद्राक्षी के लाल गाल उसके होठों के रंग से मेल खा रहे थे। उसने अभी भी अपना ड्रेस ठीक से नहीं पहनी थी, लेफ्ट शोल्डर से आधी ड्रेस ढीली लटकी हुई थी जिससे रुद्राक्षी की पतली भुजा उजागर हो रही थी। आखिरकार रुद्राक्ष खुद को रोक नहीं सका। वह टेबल के पार पहुंच गया और अपने एक्शन का कोई एक्सप्लेनेशन न देते हुए रुद्राक्षी की ड्रेस को उसके शोल्डर तक खिसका दिया। कठोर टोन में रुद्राक्ष एक नया टॉपिक उठाया। एनएआरआर की आइडेंटिटी ढूंढने के मिशन को कैंसिल कर दिया। क्या यह तुम्हारी रिक्वेस्ट थी? रुद्राक्षी ने सोचा था कि वह कुछ और इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। उसने हाँ में सर हिलाया। हाँ, उसने पहले ही मिशन कैंसिल कर दिया था, इसलिए उनका रिश्ता अब दुश्मनी से भरा नहीं था। उसे अब उसके आसपास नकली होने की जरूरत नहीं थी। अब जबकि रुद्राक्षी इस बात की कंफर्म कर दी थी, रुद्राक्ष के मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। क्या तुम्हारे और ए के साथ अच्छे संबंध हैं? एक अच्छा संबंध वी ए साथ रुद्राक्षी के रिश्ते इससे बेहतर नहीं हो सकते थे। आखिर वह ए ठीक है। क्यों? रुद्राक्ष ने अपनी छाती में अचानक जकड़न महसूस की और अपनी टाई को जोर से खींचा। तुम स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट के बारे में पहले से ही जानती थी। मैं आकाश से इसे कल तुम्हारे पास लाने के लिए कहूंगा ताकि तुम अपने नाम का सिग्नेचर कर सको। रुद्राक्षी को उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। दोनों अपने रिलेशनशिप की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थे। पहले तो उन्होंने शादीशुदा होने का दिखावा किया। वे केवल इंफॉर्मेशन जानने के लिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। अब उनके पास जानकारी के लिए खोजबीन करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए ये लगभग ऐसा था जैसे वे अपने अलग जीवन जीने की अपनी ओरिजिनल अरेंजमेंट में लौट आए हों। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वे कुछ ज्यादा ही कांटेक्ट में रहने लगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे हूं? उसके मुंह खोलने से पहले ही रुद्राक्ष को पता था कि वह क्या पूछने जा रही है। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने अपना मन बना लिया। चलो तलाक ले लो, उसने कहा। वह बात जारी करना चाहता था लेकिन उसका फोन बज उठा। रुद्राक्ष ने अपने जीवन में पहली बार किसी कॉल का तेजी से जवाब दिया था। ऐसे समय में एक कॉल रिसीव करने से उसे रुद्राक्षी से डिवोर्स लेने का सही बहाना मिल गया। कॉल उसकी माँ का था। रुद्राक्ष की माँ उसे डांटना बंद नहीं किया है। ओह देखो, गधे ने आखिरकार फोन पर बात की। मुझे सच बताओ, क्या रुद्राक्षी अभी तुम पर गुस्सा है? नहीं तो तुम उस तरह से फोन नहीं काटते जब मैं उसके बारे में बात कर रही थी। रुद्राक्ष ने अपने सामने लड़की को देखा। मोम, रुद्राक्षी अब मेरे साथ है। रुद्राक्षी अपने चम्मच से खेल रही थी, लेकिन जब उसने अपना नाम सुना तो उसके अंदर अचानक सिहरन दौड़ गई और उसने रुद्राक्ष को देखा। जैसा ही उसने रुद्राक्ष को देखा वो उसकी अपीयरेंस पर कायल हो गई।
ने हाथ बढ़ाया और फोन को उसके चेहरे के सामने रख दिया। रुद्राक्षी ने फोन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने रुद्राक्ष को ब्लैंक एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति से देखा। मेरी माँ तुमसे बात करना चाहती है, रुद्राक्ष ने कहा। ओह! रुद्राक्षी को होश आया और उसने फोन लिया। मोम, रुद्राक्षी खुशी से बोली। उसकी आवाज गर्म और मीठी थी। रुद्राक्ष ने उसकी ओर से देखा। क्या रुद्राक्षी ने हमेशा अपने बड़ों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की? रुद्राक्ष सोचे बिना नहीं रह सका कि वह रिंग में कितनी कठोर थी। वह बेहद टैलेंटेड फाइटर थी। रुद्राक्ष रेहान की फाइट देखता था। रेहान हमेशा से ही अपने आप में एक बेहतरीन फाइटर रहा है, लेकिन न तो रेहान और न ही सो कॉल्ड नेशनल चैंपियन ने कभी भी उसे अपनी परफॉर्मेंस से नहीं चौंकाया। रुद्राक्षी ही एक ऐसी फाइटर थी जिसकी रुद्राक्ष ने तारीफ की। जब वह रिंग में थी तो रुद्राक्ष के लिए उससे नजरें हटाना नामुमकिन था। उसने कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसकी लड़ने की स्टाइल पूरी तरह चमकदार थी। उसकी तकनीक और ताकत विनाशकारी थी। उसने रुद्राक्षी को फोन पकड़े हुए देखा और देखा कि रुद्राक्षी के रेशमी बाल उसकी पीठ पर बह रहे थे। उसके गाल पर बालों की दो छोटी छोटी लंटें फंसी हुई थीं। रुद्राक्ष ने उसके चेहरे के फीचर्स को ध्यान से देखने का अवसर लिया। उसकी स्किन गोरी और नाजुक थी, जैसे कठोर उबले अंडे का छिलका उतार दिया गया हो। वह नहीं जानता था कि उसकी माँ रुद्राक्षी से क्या कह रही थी, लेकिन वह खुशी से हंस रही थी। उसकी आईब्रो अर्धचंद्रमा की तरह मुड़ी हुई थी। वह हंसती रही और बात करती रही। उसकी आवाज कर्कश थी। कुछ देर उसे देखने के बाद रुद्राक्ष ने पाया कि वह आगे बढ़ रहा है और धीरे से उसके गालों पर बिखरे बालों को सहला रहा है। रुद्राक्षी अभी भी फोन पर अपनी आंखों से रुद्राक्ष को देख रही थी। हल्की धुंधली बारिश की तरह ठंडी। उसकी पलकें कांपने लगीं। उसकी आंखें सफेद कागज की तरह साफ और शुद्ध थीं। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि उसके दिल में ठंडक दौड़ रही है। इतनी क्लियर आंखों में देखते हुए उसका मन वीकेंड की ओर गया। वीकेंड के बारे में सोचते हुए रुद्राक्ष का परेशान दिल अचानक थोड़ा साफ हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा? तुम बहुत खुश लग रही हो। रुद्राक्षी ने कॉल काट दी। तुम्हारी माँ ने मुझे आज रात तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा, ताकि हम अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। क्या तुम आना चाहते हो? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की ओर देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे रोका। वह जानता था कि वह उसे इस तरह लिप्त नहीं रख सकता। जब तक वह अभी भी वीकेंड की तलाश में था, तब तक वह खुद को अपना वादा तोड़ने की इजाजत नहीं देगा। वीकेंड वह रोशनी थी जिसने उसे अंधेरे में गाइड किया। वह उसके आगे बढ़ने और अपना विश्वास बनाए रखने का कारण थी। वह अपनी इच्छाओं को कैसे धोखा दे सकता है? रुद्राक्ष जानता था कि उसे रुद्राक्षी को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये शब्द उसके मुंह में रह गए, बाहर आने को तैयार नहीं थे। रुद्राक्षी ने सिर झुका लिया। रुद्राक्ष, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? रुद्राक्षी ने देखा कि रुद्राक्ष आज सोच में था। रुद्राक्ष ने आखिरकार हार मान ली और वह रुद्राक्षी को रिजेक्ट करने वाला था। लेकिन अचानक रुद्राक्षी का फोन बज उठा। रुद्राक्ष की पैनी नजर थी और उसने कॉन्टैक्ट का नाम देखा। तो वही उसे बुला रहा था। रुद्राक्षी ने फोन उठाया और रुद्राक्ष से कहा, मुझे ये पिक करना होगा। उसने कॉल का जवाब दिया और रेस्तरां के बरामदे में चली गई। वह रुद्राक्ष से केवल 6 फीट की दूरी पर थी, लेकिन एक कांच का दरवाजा उन्हें अलग कर रहा था। कांच के जरिए रुद्राक्ष ने उसे देखा। वह मुस्कुरा रही थी। यह एक प्योर और ज्यादा खुशमिजाज मुस्कान थी, जैसे कि लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति कुछ ही सेकंड में आपके मूड को सुधार सकता है। रुद्राक्ष ने अपनी टाई को फिर से खींचा, फिर कॉफी का एक घूंट लिया। कॉफी ज्यादा कड़वी थी, इतनी कड़वी कि रुद्राक्ष मुश्किल से इसे निगल सका। सिर्फ रुद्राक्षी की खातिर के अपने प्रिंसिपल को छोड़ देगा और आरआर को ढूंढने के अपने मिशन को छोड़ देगा, और एक के लिए वह पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराए। दूसरी तरफ रुद्राक्षी के खुश होने का कारण ये था कि किने उसे बताया था कि उसके द्वारा खरीदे गए शेयर कई गुना ज्यादा हो गए हैं। वह अमीर हो रही थी तो बेशक वह खुश थी। जितनी देर तक रुद्राक्ष रुद्राक्षी को खुशी से मुस्कुराते हुए देखता रहा, उसकी एक्सप्रेशन उतनी ही गहरी होती गई। रुद्राक्षी के खुश होने का कारण ये था
के ने उसे बताया था कि उसके द्वारा खरीदे गए शेयर कई गुना अधिक हो गए हैं। वह अमीर हो रही थी तो बेशक वह खुश थी। लंबे समय तक रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को मुस्कुराते हुए देखा। उसके कप में कॉफी लगभग अकल्पनीय हो गई थी। आखिरकार अब यह उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। वह उठा और बरामदे में चला गया। रुद्राक्ष के आते ही रुद्राक्षी ने फोन काट दिया। रुद्राक्ष की टाई एक तरफ झुकी हुई थी, इसलिए रुद्राक्षी ने हाथ बढ़ाकर उसे उसके लिए ठीक कर दिया। तुम्हारी टाई टेढ़ी है। रुद्राक्षी की स्किन की सफेदी ने रुद्राक्ष का ध्यान खींचा। पहले तो के साथ बातचीत के दौरान इतनी बेशर्मी से उसकी मुस्कान देखकर रुद्राक्ष बुरा लगा, लेकिन इस अंतरंग भाव के बाद रुद्राक्ष के सीने में फिर से खुशी उमड़ पड़ी। आनंददायक एहसास खत्म होने के बाद रुद्राक्ष ने देखा कि वह टाई के साथ कितनी सहज दिख रही थी। तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपने दोस्तों की टाई भी इसी तरह सही करती हो? अभी भी उसकी टाई को सीधा करते हुए रुद्राक्षी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती हूँ। ये सुनकर रुद्राक्ष का दिल फिर दर्द करने लगा। तुमने किसे किस बारे में बात की? और वह इतनी खुश क्यों दिख रही थी? वह वास्तव में यही जानना चाहता था, लेकिन उसने दूसरा सवाल नहीं पूछा। रुद्राक्षी ने उसकी टाई ठीक की और उसकी तरफ देखा। के बारे में रुद्राक्ष का सवाल बेतुका था, इसलिए कि वे सिर्फ नाम के कपल थे। रुद्राक्षी का हाथ अभी भी रुद्राक्ष की छाती पर टिका हुआ था, और उसने जवाब देने के बजाय बस उसकी तरफ देखा और चुपचाप मुस्कुरा दी। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में चिढ़ने के संकेत का पता लगाया। उसके होंठ कस गए और उसने एक कदम पीछे हट लिया। मैं तुम्हें कल समय पर लेने आऊंगा। मिसेज बंसल ने रुद्राक्षी की जीत को सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया, इसलिए कल रुद्राक्षी रुद्राक्ष के माता पिता के घर जाएगी। रुद्राक्षी ने सिर हिलाया। ठीक है। जब रुद्राक्षी और रुद्राक्ष रेस्तरां में थे, तब अमरजीत अपने बिजनेस फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बुलाने में बिजी था। उनका पर्पस खेल में अपनी कीमती बेटी के परफॉर्मेंस के बारे में डींग मारना था। बिजनेस वर्ल्ड में अमरजीत के दोस्तों ने उनके परिवार की बहुत तारीफ की। अपने एक्स पति को इतना खुश देखकर सुरभि केवल मुस्कुरा सकती थी और अपना सिर हिला सकती थी। वह भी खुश थी। चारू और जाह्नवी ने भी कॉलेज फोरम पर पहले ही अपनी बहन के बारे में शेखी बघार दी थी। जब रुद्राक्षी रुद्राक्ष के साथ पहुंची, तो उसके परिवार ने उनके लिए पहले से ही एक शानदार दावत तैयार की थी। रुद्राक्षी ने पहले ही अपने परिवार से कांटेक्ट कर उन्हें बता दिया था कि रुद्राक्ष उसके साथ जाएगा। इस वजह से जब रुद्राक्षी और रुद्राक्ष हाथ में हाथ डाले घर में गए तो पूरी फैमिली सरप्राइज नहीं थी। सुरभि, जो कि रुद्राक्षी की खुशी में शामिल होने आई थी, उसने एक माँ का फर्ज निभाया। उसने पहले रुद्राक्ष का वेलकम किया। एक लंबे समय के बिजनेसमैन के रूप में अमरजीत ने रुद्राक्ष को अप्रिशिएट और एडमायर किया। रुद्राक्ष ने घर आने से पहले परिवार के सभी मेंबर के लिए गिफ्ट खरीदे। जाह्नवी और चारू ने हमेशा महसूस किया कि रुद्राक्ष की प्रेजेंस डराने वाली थी। उसकी लंबी काया के आगे दोनों ने खुद को थोड़ा छोटा महसूस किया, लेकिन जब तक उनकी चारू की बहन और जाह्नवी की फ्रेंड उसे पसंद करती दिखी, वे कोई शिकायत नहीं करने वाले थे। सभी ने एक साथ स्पेशल मील का लुत्फ उठाया। रुद्राक्ष ने कम ही ऐसी खुश मिजाज फैमिली को देखा था। रुद्राक्ष को रुद्राक्षी का साथ अनजान में ही अच्छा लगने लगा था। वह उसके चेहरे पर यही मुस्कान देखना चाहता था, जो इस समय थी प्यारी और मनमोहक। अमरजीत ने रुद्राक्ष और रुद्राक्षी को आवाज लगाई। अमरजीत थोड़े नशे में हो गए। इतने अच्छे मूड में होने के कारण वह रुद्राक्षी के टैलेंट बारे में चुप नहीं रह सके, जिसके बाद उन्होंने उनके रिश्ते के में भी बात करने की कोशिश की। सुरभि को चिंता थी कि अमरजीत नशे में कुछ गलत सवाल न पूछ ले। अपने परिवार के उन सभी कष्टों को झेलने के बाद रुद्राक्षी इस पार्टी की रात का आनंद ले रही थी। रुद्राक्ष ने रात के खाने के बाद बाहर जाने की योजना बनाई, लेकिन अमरजीत ने बहुत ज्यादा शराब पी ली और ब्लीडिंग के सिम्टम डेवलप हो गए। परिजन उसे बचाने दौड़े और उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। अमरजीत को अपनी पीठ पर लादकर रुद्राक्ष उसके साथ कार में चढ़ गया। अस्पताल में अमरजीत को एक बिस्तर पर लिटा दिया गया और इव ड्रिप लगा दी गई। सुरभि ने गुस्से में कहा, उसके जैसा एक बड़ा आदमी अभी भी एक बच्चे की तरह एक्ट करता है। उसके ऐसे शब्दों के बावजूद सुरभि अपने पति के बारे में चिंतित थी और उसके माथे से पसीना पोंछने के लिए गीले तौलिए का इस्तेमाल कर रही थी। अगले दिन चारू और जाह्नवी का कॉलेज था, इसलिए सुरभि ने उन्हें घर जाने के लिए कहा।
चारू जाह्नवी जैसे ही अस्पताल से बाहर निकली तो बाहर उन्होंने आरुष और राजवीर सर को इंतजार करते हुए पाया। उन दोनों को देखकर दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। जाह्नवी राजवीर की तरफ बढ़ती है। राजवीर जाह्नवी को गले लगा कर कहता, आई मिस यू जान। जाह्नवी राजवीर की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मिस यू टू जान। तभी उनका ध्यान आरुष और चारू पर जाता है, जो उनके सामने बात करने में शर्मा रहे थे। ये देख जाह्नवी राजवीर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, राजवीर चलो मुझे देखना, मेरे अनुपस्थिति में तुमने मेरे घर की हालत क्या कर दिया है। मेरे बिना तो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं होते हैं। जाह्नवी के द्वारा राजवीर खुद को डांट खाते देख समझ जाता है उसकी होने वाली बीबी का बीबीपन जान गया है। इसलिए वह जाह्नवी को गोदी में उठाकर कहता है, बेबी क्यों न तुम अपने घर को खुद अपनी आंखों से देख लेना। जिस पर जाह्नवी भी कहती है, हाँ तो चलो रोका किसने है। जाह्नवी राजवीर सर की कार जाते ही आरुष चारू से कहता है, क्या हम चले, अक्षय सर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चारू अपना सिर हाँ में हिलाकर कार में बैठे जाती है। अस्पताल के बगल वाले गोदाम में रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को पानी की बोतल थमा दी। वह थोड़ी चिंतित दिखी, क्या तुम ठीक हो। इससे पहले रुद्राक्ष उसके पिता को अपने कंधे पर बिठाकर कार में बैठ गया था। रुद्राक्षी को डर था कि शरीर से शरीर के कांटेक्ट से रिएक्शन हो सकती है। रुद्राक्ष अभी भी थोड़ा पीला दिख रहा था, लेकिन उसने उल्टी नहीं की। उसने पानी का एक घूंट लिया। कार में उसे जो शारीरिक परेशानी महसूस हो रही थी वह दूर होने लगी थी। मैं ठीक हूं, इसके बारे में चिंता मत करो। तो हम चले, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन रुद्राक्षी कह सकती थी कि वह अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। मैं ड्राइव करती हूँ। रुद्राक्षी के ऑफर ने रुद्राक्ष को चौंका दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम गाड़ी चलाना जानती हो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हाँ, वह दुनिया की सबसे बड़ी हैकर थी, लेकिन यह इस फैक्ट से कैसे जुड़ा था कि वह गाड़ी चलाना जानती है। मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी कार की चाबियां निकाली। कार में बैठने के बाद रुद्राक्ष को जल्द ही एहसास हुआ कि जब रुद्राक्षी ने कहा कि वह गाड़ी चला सकती है, तो वह सिर्फ उसका पैर नहीं खींच रही थी। वह न केवल गाड़ी चलाना जानती थी, बल्कि वह बहुत तेज गाड़ी भी चलाती थी। ब्रेकनेक स्पीड से चलते हुए रुद्राक्षी ने आसानी से लेन बदलते हुए ट्रैफिक के जरिए कार को आगे बढ़ाया। उसकी ड्राइविंग स्किल चमकदार है। सुपरमार्केट में रुद्राक्ष को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उल्टी नहीं हुई। रुद्राक्षी की तेज ड्राइविंग के कारण रुद्राक्ष ने कार से बाहर निकलते ही दुगना उल्टी कर दी। उसे उल्टी करते देख रुद्राक्षी जोर से मुस्कुराए। वह भूल गई थी कि कार में कोई और भी था। आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें बीमार करना नहीं था। रुद्राक्षी ने उससे कांटेक्ट किया, लेकिन रुद्राक्ष चिल्लाया, वेट। वह नहीं चाहते था रुद्राक्षी की नज़र ऐसे डिस्गस्टिंग सीन पर पड़े। रुद्राक्षी समझ गई थी कि वह इसके प्रति सेंसिटिव क्यों है, इसलिए उसने उससे दूरी बनाए रखी। वे रुद्राक्ष के अपार्टमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस पर 1 घंटे से अधिक समय तक खड़े रहे। जैसे ही रुद्राक्ष के पास उल्टी करने के लिए कुछ नहीं बचा, रुद्राक्षी उसके पास गई और उसे पानी और क्लिनिक्स थमा दिया। अगर तुम बेहतर हो गए हो तो मुझे अब घर जाना चाहिए। रुद्राक्ष की मुस्कान कठोर हो गई। ठीक है। तभी रुद्राक्षी का फोन बजा। अब उसे कौन बुला रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। रुद्राक्ष की नज़र फोन की स्क्रीन पर पड़ी। जब रुद्राक्षी कॉल का जवाब देने वाली थी, तो रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्षी ने उसे एकटक देखा और सोचा कि वह क्या कर रहा है। देर हो गई है, तुम आज रात मेरे घर सो सकती हो, मैं तुम्हें कल घर ले जाऊंगा। रुद्राक्ष की आवाज शांत थी। रुद्राक्षी के फोन की घंटी बजती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार फोन काट दिया। क्या तुम सीरियस हो? रुद्राक्षी ने सोचा कि उनके बीच चीजें पहले जैसी हो जाएंगी, लेकिन अब वह उसे रात रुकने के लिए कह रहा था। रुद्राक्षी का एक हिस्सा आवेगी होने जैसा महसूस हुआ। तो ठीक है, वह सहमत हुई। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि रुद्राक्षी के दिमाग में जो पैशनेट नाइट थी, वह असल में नहीं हुई थी। रुद्राक्ष उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया और अपने गेस्ट रूम में ले गया। फिर वह वापस अपने कमरे में चला गया। पूरी प्रोसेस के दौरान उसने मुश्किल से उससे बात की।
रुद्राक्षी ने फोन रखा, थोड़ा निराश महसूस कर रही थी। के का एक मैसेज स्क्रीन पर दिखाई दिया। क्या तुम सो गई हो? के ये पूछ रहा था क्योंकि रुद्राक्षी ने फोन का जवाब नहीं दिया था। कुछ हुआ है? मैं तुमसे कल बात करूंगी। के को जवाब देने के बाद रुद्राक्षी ने लंबी सांस ली और रुद्राक्ष की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तक नीचे स्क्रॉल किया। उसकी उंगली रुद्राक्ष के नाम पर मंडरा रही थी। वह हमेशा उसे गलत समझती थी। रुद्राक्ष ने उसे रात रुकने के लिए इनवाइट किया और फिर उसे गेस्ट में सोने के लिए भेज दिया। वह आदमी सच में अविश्वसनीय था। जब वह इस पर विचार कर रही थी तो उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। अपार्टमेंट में केवल 2 लोग थे, इसलिए उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह कौन था। रुद्राक्षी ने फोन को फर्श पर फेंक दिया और वापस बिस्तर पर लेट गई। दरवाजा खुला है, रुद्राक्षी ने जवाब दिया। रुद्राक्ष अंदर जाने से पहले हिचकिचाया। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसे उम्मीद थी कि वह दरवाजे खोलकर जवाब देगी, ताकि वह उसे गिलास सौंप सके और अपने कमरे में वापस जा सके। रुद्राक्ष ने धक्का देकर दरवाजा खोला। रुद्राक्षी ने अभी अभी अपने बाल धोए थे और वह अभी भी गीले थे। उसके चेहरे की स्किन गोरी और चिकनी लग रही थी। उसने केवल एक ही कपड़ा पहना हुआ था। ये रुद्राक्ष की शर्ट थी। हालांकि यह एक गेस्ट रूम था, रुद्राक्ष ने अपने कुछ कपड़े वहां जमा कर रखे थे। तो रुद्राक्षी ने एक शर्ट चुनी और पहन ली। रुद्राक्ष की नजर अनजाने में उसके बगल में कपड़ों के ढेर पर पड़ी, जिसमें उसका अंडरवियर भी शामिल था। इसने रुद्राक्ष को और भी ज्यादा नाराज कर दिया। उसने उसे दूध का गिलास थमा दिया, न जाने कहां अपनी आंखें घुमाईं। तुमने रात के खाने के लिए ज्यादा नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा सोने से तुम्हें कुछ दूध पीना चाहिए। बिस्तर के बीच में बैठकर रुद्राक्षी ने अपना सिर झुका लिया और सोचा, रुद्राक्ष किसी बेतरतीब दिशा में क्यों देख रहा था? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हो कि वह मुझे देख सके? बिना सोचे समझे रुद्राक्षी ने अपना ऊपर नीचे कर लिया और रुद्राक्ष की तरफ देखा। उसने अपने होठों पर एक मुस्कान बनाई। रुद्राक्षी ने बिना ब्रा के अपनी सफेद शर्ट पहन रखी थी। शर्ट आर पार नहीं दिख रही थी, लेकिन कपड़े के नीचे एक रूपरेखा दिखाई दे रही थी। रुद्राक्षी ने अभी भी दूध का गिलास नहीं लिया था और रुद्राक्ष ने उसे याद दिलाने की जरूरत महसूस की। क्या तुम्हें चाहिए? अगर नहीं तो मैं इसे वापस किचन में ले जाऊंगा। मैं इसे पी लूंगी, मेरा पेट थोड़ा खाली है। रुद्राक्षी मुस्कुराए और उसके पास चली गई। वह धीरे से ग्लास लेने के लिए पहुंची और देखा कि रुद्राक्ष का कान लाल हो रहा था। वह हंसी नहीं दबा पा रही थी। उसने सोचा, क्या वो सच में इतना मासूम था? कोष्टक, वैसे भी वो मुझे को कई बार किस कर चुका है। वह इतना प्यो नहीं है। जैसे ही रुद्राक्षी ने गिलास पकड़ा, उसने अनजाने में अपनी उंगली से रुद्राक्ष के हाथ पर हाथ फेरा। रुद्राक्ष का हाथ कांपने लगा था। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को एक साथ दबा लिया। फिर उसने उसे छेड़ना बंद कर दिया। रुद्राक्ष के हाथ से गिलास लिया और वापस बिस्तर पर चली गई। अब जब उसने आखिरकार दूध का गिलास लिया तो रुद्राक्ष ने राहत की सांस ली। गुड नाइट। वह बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। रुद्राक्षी का मूड काफी बेहतर हो गया था और वह हाथों में गिलास लेकर खुद ही मुस्कुरा दी। रुद्राक्ष को इतना शर्मीला और प्योर एक्ट करते देख वह हैरान रह गई। उसका चेहरा रुद्राक्ष से भी ज्यादा आसानी से लाल हो गया। रूपाली अभी भी अस्पताल में ठीक हो रही थी जब रोहित और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उससे मुलाकात की। मंजा और आयशा अस्पताल के कमरे में रूपाली की देखभाल कर रही थीं। मंजा ने रोहित को ऐसे लोगों के साथ कमरे में एंटर करते देखा जो बहुत फ्रेंडली नहीं दिख रहे थे। वह बिस्तर के सामने उनके और रूपाली के बीच में खड़ी थी। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ रोहित ने उसे अपनी आईडी दिखाई। मैं रोहित सैनी हूं और यह मेरी इन्वेस्टिगेशन टीम है। हमें एक रिपोर्ट मिली कि रूपाली शर्मा ने कंपटीशन के दौरान इल्लीगल ड्रग्स का इस्तेमाल किया। उसने कथित तौर पर कंपटीशन डायरेक्टर पर मैच शेड्यूल में बदलाव करने के लिए दबाव डाला। रूपाली को हमारे साथ आना होगा ताकि हम आगे की जांच कर सकें। यह देखकर कि रोहित इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर था, आयशा घबरा गई और उससे विनती की, आप मेरी बहन को नहीं ले जा सकते। उसने किसी भी इल्लीगल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन रोहित को बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। प्लीज जांच में सहयोग करें, उसने मशीनी लहजे में कहा। जब पृथ्वी रूपाली के अस्पताल के कमरे में आ रही थी तो उसने भीतर से एक गर्मागर्म विवाद की आवाजें सुनी।
हड़बड़ाकर वह कमरे में दाखिल हुई। यहाँ क्या चल रहा है? एक जोरदार चीख के रूप में सवाल निकला। आयशा रूपाली के बिस्तर के सामने खड़ी हो गई। कोल्ड दिखने वाले आदमियों से बचाने के लिए मंजा के साथ जुड़ गई। आयशा और मंजा के सामने काले सूट पहने 3 आदमी थे। मंजा उनमें से एक को जानती थी। रोहित सैनी, इन्वेस्टिगेशन टीम इंचार्ज। शर्मा परिवार लोकल फाइटिंग क्लब में अच्छी तरह से जाना जाता था। जब रोहित ने पृथ्वी को कमरे के अंदर आते देखा तो उसने पोलाइट टोन में कहा, मिसेज शर्मा, हमें एक रिपोर्ट मिली है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आपकी पोती रूपाली ने लड़ाई से पहले इल्लीगल ड्रग्स का विक्रय किया है। हम रूपाली से जांच में सहयोग करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसकी मां हमारी प्रोग्रेस में इंटरफेयर कर रही है। उद्धरण चिन्ह। इल्लीगल ड्रग्स शब्दों पर पृथ्वी का दिल उछल पड़ा, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। मिस्टर सैनी, हमारी प्यारी रूपाली हमेशा एक अमेजिंग लड़की रही है। वह हर कंपटीशन में अवार्ड जीतती है। इसके अलावा उसे अपनी स्किल इस परिवार से विरासत में मिली है, इसलिए उसके पास ड्रग्स लेने का कोई कारण नहीं है। आप यहां बिना एविडेंस के रूपाली को नहीं लेकर जा सकते। रुद्राक्षी के बारे में पहले से ही रिपोर्ट किया गया था और ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था और इन्वेस्टिगेशन टीम उसे गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि उन्हें उसकी पानी की बोतल में ड्रग्स की कंटेन मिली थी। पृथ्वी ने अपना सिर ऊंचा रखा, मानो सभी को उसकी हैसियत याद दिला रही हो। उसने पोलाइटली से बात की। जैसा कि राहुल ने उसकी बात सुनी, वो लगभग मुस्कुराया। इसके बाद उसने जो कहा उससे डगलस परिवार के दिलों में गुस्सा और बढ़ गया। जिस व्यक्ति ने इल्लीगल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए रूपाली की इंफॉर्मेशन दी, वह कंपटीशन का स्पॉन्सर है, वंसल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट रुद्राक्ष वंसल। ये सुनकर पृथ्वी की हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। रूपाली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने रोहित को अविश्वास से देखा। आपने अभी क्या कहा? मुझे किसने रिपोर्ट किया? रूपाली सदमे में थी और पृथ्वी की आंखों में हकदारी का भाव फीका पड़ गया। रोहित ने बुरी खबरों के वाहक की भूमिका निभाना जारी रखा। जिस आदमी ने आपको रिपोर्ट किया है वह वंसल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट रुद्राक्ष वंसल हैं। ये फैक्ट कि आयशा और रूपाली शर्मा का फाइटिंग में रुद्राक्षी शर्मा के साथ सामना हुआ था, सबूत के रूप में काम करता है। ये साबित करता है कि मिस्टर गौर ने मैच शेड्यूल में आपके कहने पर बदलाव किया था और हमें अभी तक इस बात का सबूत नहीं मिला है कि आपने इल्लीगल ड्रग्स का इस्तेमाल किया है या नहीं। फिर भी हम मांग करते हैं कि आप और आयशा आगे की पूछताछ के लिए हमारे साथ आए। मंजा नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां शामिल हों, इसलिए जब उसे पता चला कि वे उन्हें ले जा रहे हैं तो उसका रिएक्शन चरम पर थी। नहीं, मेरी बेटियां कहीं नहीं जा रही हैं। रोहित और उसके आदमियों को डराने की उम्मीद में उसने उन्हें याद दिलाया कि उसका पति और ससुर कौन थे। मेरे पति राजेंद्र है, जो एक मेडिकल फील्ड और वर्ल्ड फाइटिंग एसोसिएशन के मेंबर हैं, और मेरे ससुर पृथ्वा एक हाईली रिस्पेक्टेड नेशनल फिगर हैं। आप मेरी बेटियों को यूं ही नहीं ले जा सकते। रोहित ने मंजा को देखा। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, पृथ्वी उनके पास पहुंची और मंजा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। उसे डर था कि अगर मंजा ने अपनी बात जारी रखी तो वह अंत में शर्मा परिवार की कड़ी मेहनत को नुकसान पहुंचाएंगी। पृथ्वी ने जल्दी से अपनी बहू को डांटा, बकवास करना बंद करो। शर्मा परिवार में हमने दूसरों का पक्ष लेने के लिए कभी भी अपनी हैसियत का इस्तेमाल नहीं किया। रूपाली ड्रग्स नहीं करती थी, इसलिए जांच से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रूपाली, तुम अभी मिस्टर सैनी के साथ जाओ। मंजा अभी भी थप्पड़ के सदमे से उबर नहीं रही थी। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर उठाया और पृथ्वी को अविश्वास में देखा। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के अजीब व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने फोन को रुद्राक्ष के चेहरे के सामने धकेल दिया और कहा, ये कहता है कि रूपाली ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी और मेरी मां ने मुझसे कहा था कि तुम ही हो जिसने उसकी रिपोर्ट की थी। रुद्राक्ष ने तुरंत अपनी भावनाओं को बोतलबंद किया और उन्हें वापस पकड़ लिया। उसने रुद्राक्षी का फोन लिया और हाथ हिलाया। ये सही है, मैंने रोहित को इसके बारे में बताने के लिए फोन किया था। तो तुमने सच में उसे बाहर निकाल दिया। रुद्राक्षी जानती थी कि रूपाली रुद्राक्ष के बारे में गहराई से परवाह करती है, और अब रुद्राक्ष वह था जिसने रूपाली के ड्रग्स लेने की इंफॉर्मेशन दी थी। रुद्राक्षी ने सोचा कि अगर रूपाली को सच्चाई का पता चला तो उसे कितना गुस्सा आएगा। क्या यह मेरी वजह से है?
रुद्राक्षी ने देखा कि हाल ही में रुद्राक्ष उसके साथ अलग व्यवहार कर रहा है। आखिरकार आदमी और औरत के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स का डेवलप होना नेचुरल था। रुद्राक्षी भी उसे थोड़ा पसंद करती थी। अगर रुद्राक्ष भी उसे पसंद करता तो रुद्राक्षी को कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रुद्राक्षी की आंखों के कांटेक्ट से बचते हुए रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा। वंसल परिवार इस साल नेशनल कंपटीशन का स्पॉन्सर है। दूसरे शब्दों में, ये रुद्राक्षी के कारण नहीं था। रुद्राक्षी की मुस्कान काफूर हो गई। उसे अपनी उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए थी। अब जब वह देख सकती है कि रुद्राक्ष उसे पसंद नहीं करता है, तो वह चीजों को जबरदस्ती नहीं करने वाली थी। फिर भी ये कन्फर्म करने के बाद कि रुद्राक्ष के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी, रुद्राक्षी ने इसे सबसे अच्छा समझा ताकि वे एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर रखें। मैं समझ गई, मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी। रुद्राक्षी ने उसे एक मुस्कान दी और उसकी आंखों में नाराजगी का कोई संकेत नहीं था। उसकी बेबाक मुस्कान को देखते हुए रुद्राक्ष ने अपने होठों को आपस में दबा लिया और टॉपिक बदल दिया। जाओ अपने कपड़े बदलो और फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है। रुद्राक्षी ने बर्खास्तगी में अपना हाथ हिलाया। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जब रुद्राक्षी अस्पताल पहुंची, पृथ्वी और राजेंद्र पहले ही जा चुके थे। अब जबकि रूपाली का फाइटिंग करियर बर्बाद हो गया था, पृथ्वी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए रुद्राक्षी के साथ सुधार करना चाहती थी। जब उसने अमरजीत से बात की तो पृथ्वी सावधान रही कि वह बहुत दबंग न हो। फिर भी ने उसकी सभी रिक्वेस्ट को अमरजीत ने रिजेक्ट कर दिया। राजेंद्र के शब्द उसकी मां की तरह सम्मानजनक नहीं थे और पृथ्वी ने उसे कई बार टोका। रामू काका, डैड, दादी और अंकल कहाँ हैं? रुद्राक्षी ये देखकर हैरान रह गई कि वे नहीं थे। रामू काका ने हताश होकर कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारी दादी तुम्हारे डैड से रुद्राक्ष को फोन करने और रिपोर्ट को झूठा मानने के लिए कह रही थी। तुम्हारे डैड इससे सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और उन्हें आराम करने की जरूरत है। इसके बाद वे चले गए। क्या यह इतना आसान? रुद्राक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दादी जैसा कीट इतनी कम बातों के साथ चली जाएगी। रामू काका और अमरजीत भी इससे हैरान थे। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी उन्हें बहुत मजबूर करेगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी इतनी जल्दी चली जाएगी। रुद्राक्षी को शक था कि पृथ्वी कुछ चाल चल रही है, नहीं तो अब जब उसकी प्यारी रूपाली को पकड़ लिया गया था, तो वह रुद्राक्षी के परिवार के चारों ओर लगातार मंडराती रहेगी, उन्हें एक कड़वी बूढ़ी हक की तरह परेशान करेगी। रुद्राक्षी वार्ड से बाहर आई और एल को फोन किया। एल, क्या उस निजी जासूस ने पृथ्वी और पृथ्वा के घर की जांच में कोई प्रोग्रेस की है? मैं तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। वेबसाइट पर एक नई पोस्ट की गई है और टारगेट तुम्हारे परिवार में सभी को खत्म करना है। वेट, मेरा मतलब है कि तुम्हारे अलावा हर कोई। लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं था। इस मिशन के लिए पेमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि यह एक कठिन मिशन नहीं है, इसलिए कई हत्यारे इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। ये सुनकर रुद्राक्षी के हाव भाव ठंडे पड़ गए। तुम उस इंसान के ठिकाने को ट्रैक करो जिसने इस मिशन को एक्सेप्ट किया है। रूपाली पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। रातों रात वह शाइनिंग स्टार से फाइटिंग की दुनिया की शर्मिंदगी में चली गई। कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि वह बचपन से ही इतनी रिमार्केबल फाइटर नहीं थी, क्योंकि उसने हर समय ड्रग्स का इस्तेमाल किया होगा। इन कमेंट्स को पढ़कर रूपाली गुस्से से कांप रही थी। उसने फोन को फर्श पर फेंक दिया और उसे अपने पैर से कुचल दिया। गुस्से के इस डिस्प्ले को देखने के लिए परिवार की नौकरानी रात के खाने के साथ उसके कमरे में आए और वह इतनी चौंक गई कि उसने लगभग अपनी थाली गिरा दी। रूपाली, मैं खाना लाई हूं। रूपाली ने नौकरानी की डरपोक आवाज और कांपते हाथों का मजाक उड़ाया। फिर उसके पास गई। तुम भी मुझसे डरती हो? नौकरानी ने सहज रूप से अपना सिर नामे हिला दिया। बिल्कुल नहीं रूपाली, तुम। ओह! लेकिन नौकरानी की ओर से जो अगली आवाज आई वह एक भयानक चीख थी। रूपाली ने उसके बाल खींचे और उसका सिर दीवार पर पटकने लगी। मंजा अपनी बेटी के कमरे में जा रही थी और नौकरानी की चीख ने उसे चौंका दिया। रूपाली को उस मिसेरेबल स्टेट को देखना मंजा के लिए कठिन था। वह अपनी बेटी के पास दौड़ी और रुद्राक्षी को बुरा भला कहते हुए उसे दिलासा दिया। ये सब उस कुतिया की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो इसमें से कुछ भी नहीं होता।
चिंता मत करो, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। इस समय रुद्राक्षी के नाम का जिक्र ही रूपाली को उल्टी करने के लिए काफी था। मोम, काश वह मर जाती, काश वह मर जाती। रूपाली उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। वह शाइनिंग टीन स्टार से फाइटिंग की दुनिया की हंसी का ठिकाना बन गई थी और यह सब रुद्राक्षी कर रही थी। इसके अलावा रुद्राक्षी ने उस आदमी को चुरा लिया था जिससे वह प्यार करती थी। वह रुद्राक्षी के हर तंतु से नफरत करती थी। मंजा रूपाली के लिए चीजों को बेहतर बनाना चाहती थी। उसने अपने होठों को एक साथ दबाया। चिंता मत करो, हमारा दुर्भाग्य ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। याद रखो, तुम्हारे डैड दादी के पसंदीदा बेटे हैं। अगले दिन रुद्राक्षी बिस्तर में लेटी अपने फोन पर ताज़ा खबरें पढ़ रही थी। वह बोर हो गई थी, इसलिए उसने सब कुछ पढ़ लिया। इंटरनेट अभी भी रूपाली की ड्रग्स स्कैंडल की चर्चाओं से भरा हुआ था। अचानक रुद्राक्षी को बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। ये 2 इंग्लिश मास्टिफ थे जिन्हें उसकी मैड शिला घर ले आई थी। अमरजीत और सुरभि मंजा के साथ लिविंग रूम में थे, जो उनसे मिलने आई थी। पृथ्वी घर के बाहर इंतजार कर रही थी। उसे कुत्तों से एलर्जी थी, लेकिन मंजा लिविंग रूम में अमरजीत और सुरभि से बात कर रही थी। तुम दोनों बहुत रिलैक्स लग रहे हो, मंजा ने कहा। मैं देख रही हूं कि तुम्हारी भतीजी के साथ जो हुआ, उसके बावजूद भी तुम फुर्सत के मूड में हो। ये सुनकर अमरजीत की आईब्रो तन गई और वह बोलने ही वाला था, लेकिन सुरभि उससे पहले बोली, शिला, तुम्हें बिन बुलाए मेहमान को हमारे घर में आने देने के लिए किसने कहा था? पोलाइटनेस का पर्दा पहले ही हट चुका था, इसलिए सुरभि मंजा को नाराज करने से नहीं डरती थी। बिन बुलाए मेहमान, उन शब्दों से मंजा का खून खौल उठा। सुरभि, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मोम भी अंदर नहीं आए। ये तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुमने फिर से मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ऊपर से कदमों की तेज आवाज आए और रुद्राक्षी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चली गई। वह सोच रही थी कि मंजा जूते की तली में चिपके गोंद की तरह है। वे यहां भी गए, वो उनका पीछे करते हुए आ जाती है। मंजा रुद्राक्षी से नफरत करती थी। वह उससे गहरी नफरत करती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी की खातिर खुद को शांत करना पड़ा। चलो रुद्राक्षी, इतना मतलबी मत बनो, हम एक परिवार हैं। मंजा जबरदस्ती मुस्कुरा दी। सुरभि और अमरजीत के चेहरे ठंडे रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मंजा इतनी बेशर्म हो रही है। कौन ऐसा परिवार चाहेगा? रुद्राक्षी ने वो कहा जो उसके माता पिता सोच रहे थे। तुम्हें अपना परिवार कौन बनना चाहेगा? ये सुनकर मंजा के होठों पर मुस्कान जम गई। रुद्राक्षी के बर्फीले लहजे को नजरअंदाज करते हुए वह मदद के लिए सुरभि और अमरजीत की ओर मुड़ी, इस उम्मीद में कि वे उसके लिए बोलेंगे। लेकिन अमरजीत और सुरभि एक्सप्रेशनलेस रहे और मंजा की दलील को नजरअंदाज कर दिया। रुद्राक्षी, देखो, मुझे पता है कि तुम और रूपाली एक दूसरे के साथ घुल मिलकर नहीं रहे, लेकिन तुम उसकी बहन हो और वह अब भी अक्सर तुम्हारे बारे में सोचती है। क्या तुम रुद्राक्ष से उसकी सिफारिश कर सकती हो? उसके लिए सिफारिश? रुद्राक्षी मुस्कुराए और बोली, मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहती हो। रुद्राक्ष बस रूल्स को फॉलो कर रहा है। रूपाली इल्लीगल ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी। तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो जैसे रुद्राक्ष ने उसे फंसाया हो? मंजा ने नकली मुस्कान दी और सोचा, तो क्या उसने नहीं फंसाया? शर्मा परिवार की हैसियत को देखते हुए अगर किसी और ने बताया होता कि रूपाली इल्लीगल ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हालांकि चूंकि रुद्राक्ष ने ही इसकी सूचना दी थी, इसलिए किसी ने भी इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मंजा ने सोचा कि रुद्राक्षी नर्म पड़ रही है, इसलिए उसने अपनी बात जारी रखी। रूपाली को फ्रेम किया गया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी प्यारी भतीजी, परिवार की खातिर क्या तुम प्लीज रुद्राक्ष से अच्छी तरह से बात करोगी? उसकी बातें सुनकर रुद्राक्षी अधीर हो गई। वह अब अपनी चाची को नहीं सुन सकती थी। फ्रेम किया गया, क्या आप इसके बारे में श्योर हैं? इसके अलावा मुझे उसका बचाव क्यों करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? मैं आपके लिए रूपाली की मदद क्यों करूं? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। रुद्राक्षी के शब्दों को सुनकर मंजा के चेहरे पर मुस्कान कठोर हो गई। उसने सोचा था कि अभी भी उम्मीद है, लेकिन जब उसने रुद्राक्षी की आवाज सुनी तो उसे तुरंत पता चला कि रुद्राक्षी उसकी मदद कभी नहीं करेगी। उसने रुद्राक्षी से कोल्डली कहा, रुद्राक्षी, इसे बुद्धिमानी से समझो, नहीं तो बाद में पछताओगी।
आह, मैं सच में देखना चाहती हूँ कि मैं कैसे पछताऊंगी। इतना कहने के बाद रुद्राक्षी चिल्लाई, शिला आंटी। शिला तुरंत उसके पीछे तिब्बती मास्टिफ को खींचती आई। जैसे ही मंजा ने बड़े कुत्ते को देखा, वह डरी हुई लिविंग रूम के कोने में भाग गई। तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? रुद्राक्षी हंस पड़ी। उसने कुत्ते पट्टा पकड़ा और उसे मंजा की ओर खींच लिया। तिब्बती मास्टिफ ने जमकर भौंककर उस पर हमला करने की कोशिश की। कुत्ते को अपनी ओर दौड़ता देख मंजा डर के मारे लकवाग्रस्त हो गई। कुत्ते ने खुले जबड़े से उसकी ओर लार टपकाए। रुद्राक्षी ने रस्सी खींची और ठंडेपन से बोली, आंटी, अगर कोई मेरे घर में बिना इजाजत के घुसने की हिम्मत करता है तो प्लीज उनकी मुलाकात पहले कुत्ते से करवाओ। मास्टिफ रुद्राक्षी के शब्दों से मेल खाते हुए फिर से दहाड़ा। मंजा ने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी और पेशाब की गंध ने कुत्ते को और भी खूंखार बना दिया। मंजा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना सिर अपने हाथों में रख लिया और चीखती हुई दौड़ी। उसके जाने के बाद शिला कुत्ते को वापस ले गई। सुरभि और अमरजीत ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। उनकी बेटी ने बेशर्म लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। सुरभि आंटी, डैड, अगर शर्मा परिवार वापस आता है तो बस पुलिस को बुलाओ। उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सुरभि ने सहमति में सिर हिलाया। अब सुरभि को रुद्राक्षी के मुंह से अपने लिए मां शब्द न सुनकर आंटी शब्द सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन इस बात की खुशी थी कि उसकी बेटी उसके यहाँ रहने से ऐतराज नहीं कर रही है और वह उसके साथ एक अच्छा व्यवहार कर रही है। उसे अब उम्मीद थी कि उन लोगों के बीच की दूरियां अब कम होने लगी है। वह दिन अब दूर नहीं जब रुद्राक्षी मुझको मॉम कहकर पुकारेंगी। अमरजीत ने कुछ नहीं कहा। वह राजेंद्र और मंजा से पूरी तरह निराश हो गया था। वही रुद्राक्षी भी सुरभि की ओर देखकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने सोचते हुए कहा, क्या मैं सही सोच रही है? अगर डैड की लाइफ में दूसरी ओर आए तो वह औरत डैड का ख्याल रखेगी। अगर डैड शादीशुदा औरत की तरफ हुए तो उनकी ही तकलीफ होगी। उनकी एक्स वाइफ ने पहले ही शादी कर ली है। डैड को अब उनका इंतजार नहीं करना चाहिए। बॉस, क्या आप सच में तलाक लेने का प्लान बना रहे हैं? आकाश ने पूछा। वह बता सकता था कि रुद्राक्षी के लिए रुद्राक्ष की भावनाएं थीं। नकुल ने खिड़की के पास खड़े रुद्राक्ष को देखा। उसने आकाश पर हाथ हिलाया और उसे जाने के लिए कहा। जैसे ही वह चला गया, नकुल ने कहा, रुद्राक्ष, क्या तुम सच में उसे डिवोर्स देने जा रहे हो? रुद्राक्ष ने खिड़की से बाहर देखा। वेल, तुम्हें उसे डिवोर्स देने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या तुम रुद्राक्षी के कारण वुमेन से दूर रहने के लिए कमी जुनूनी नहीं हो गए? यहां तक कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तब भी तुम डिवोर्स लेने से पहले पूरी तरह से ठीक होने तक इंतजार कर सकते हो। शब्दों को सुनकर रुद्राक्ष ने आईब्रो चढ़ा ली और ठंडेपन से कहा, वह कोई टूल नहीं है। उसके लिए रुद्राक्षी एक थेरेपी टूल नहीं थी। यह इसका यूज करने से कैसे डिफरेंट है? नकुल ने सोचा। वह रुद्राक्ष की आवाज में नाराजगी सुन सकता था और वह अचानक मुस्कुराया। अपनी ओर देखो, तुम उसकी बहुत परवाह करते हो, लेकिन फिर भी तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो। तुम सिर्फ अपने दिल की बात क्यों नहीं सुन सकते? जरूर, रुद्राक्ष अपने दिल की सुनना चाहता था, लेकिन वेकेन के बारे में क्या? वह वेकेन से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसने उसकी जान बचाई और उसे जीने की उम्मीद दी, और उसने कहा कि वह उसका है। अगर वेकेन बाद में उसकी तलाश में आई तो वह क्या करेगा? वह उसकी सेवियर और वह लड़की थी जिसकी वह परवाह करता था। वह क्या करे? अभी के लिए वह अभी भी रुद्राक्षी के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता था। अगर उसने अभी डिवोर्स नहीं लिया तो वह एक दिन पागल हो सकता है। मुझे डिवोर्स के कागजात दे दो। ये समझते हुए कि उसका समझना विफल हो गया था, नकुल के पास उसे डिवोर्स के कागजात देने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेहतर होगा कि तुम फैसला लेने से पहले फिर से सोचो। हाँ, वेकेन ने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। एक बार हो जाने के बाद ये हो गया। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष डिवोर्स के कागजात हाथ में लेकर चला गया। रुद्राक्षी को रुद्राक्ष का फोन आया। वह सीरियस लग रहा था, कह रहा था कि उसे उससे बात करने की जरूरत है। वे कॉपरफील्ड में मिलने के लिए तैयार हो गए। वह लोकेशन जहां उन्होंने पहली बार शादी करने का फैसला किया था। उन्होंने दोपहर 2 बजे का समय शेड्यूल किया था, लेकिन रुद्राक्षी आमतौर पर जल्दी आ जाती थी। वह 10 मिनट पहले कॉपरफील्ड पहुंच गई।
उसने सोचा था कि समय पर आना रुद्राक्ष की आदत थी, लेकिन उसके आने से पहले ही रुद्राक्ष पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहा था। रुद्राक्षी थोड़ी हैरान हुई, वह उसके जैसा नहीं था। वह उसके पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए मजाक में बोली, तुम यहाँ इतनी जल्दी आ गए। रुद्राक्ष ने अपने होठों को सिकोड़ा और रुद्राक्षी को देखा। वह खुश दिख रही थी, उसकी आंखों से चमकीली मुस्कान आ रही थी। उसने अपनी कमर के चारों ओर एक बेल्ट के साथ एक लंबी सफेद ड्रेस पहनी थी, जो उसके फिगर को हाईलाइट कर रही थी। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर कहो, रुद्राक्षी मुस्कुराए। फिर के सामने की इमारत से रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुको, वह धूप नहीं थी, यह एक स्नाइपर की रोशनी थी। उसने फिर से झपकी ली और रुद्राक्ष के सिर पर एक लाल लेजर बिंदु दिखाई दिया। सोचने का समय नहीं होने के कारण रुद्राक्षी ने सहज रूप से अपना हाथ टेबल पर रख दिया, रुद्राक्ष पर कूद गई और उसे जमीन पर धकेल दिया। ट्रिगर खींचा गया था, गोली रुद्राक्षी को लगी और वह चीख पड़ी। रुद्राक्ष को एक पल पहले ही खतरे का आभास हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रुद्राक्षी ने उस पर झपट्टा मार दिया। उसकी दबी हुई कराह सुनकर रुद्राक्ष का दिल पसीज गया। वह उसे गोद में लेकर घूमा। क्या तुम ठीक हो? रुद्राक्षी के हाथ में गोली लगी थी। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उसे अभी भी रुद्राक्ष के साथ खेलने का मन कर रहा था। उसने अपना खून से सना हाथ उठाया और मुस्कराते हुए कहा, क्या मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया था? एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने रुद्राक्षी को अपनी बाहों में भर लिया और जल्दी से कॉपरफील्ड छोड़ दिया। अस्पताल के लिए सभी तरह से दौड़ रहा था। अपोजिट बिल्डिंग में एक आदमी ने स्नाइपर के स्कोप से दूर देखा, उसकी गहरी नीली आंखें ठंड से चमक रही थीं। जैसे ही डॉक्टर ने रुद्राक्षी की बाह से गोली निकाली, रुद्राक्ष उसके पास बैठा रहा, बेचैनी से इंतजार करता रहा। उसका चेहरा कठोर था, किसी को नहीं पता था कि उस पल रुद्राक्ष को कैसा लगा होगा। रुद्राक्षी को अपने दांत पीसते देख उसने अपना हाथ रुद्राक्षी के मुंह में घुसेड़ दिया। तुम इसे काट सकती हो। रुद्राक्षी दर्द में थी, लेकिन जैसे ही उसने रुद्राक्ष को इतने सीरियस चेहरे से ये शब्द कहते सुना, दर्द अचानक से चला गया। वह हंसना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे हेम काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी हंसी फूट पड़ी। क्या तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज है? आखिरकार उसे बचाने में वह घायल हो गई। यह एक मजाक माना जाता था, लेकिन रुद्राक्ष ने सच्चाई से जवाब दिया, अगली बार ऐसा कुछ मत करना, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ये सुनते ही रुद्राक्षी के घाव फिर से दुख गए। यह आदमी नहीं जानता कि कब चुप रहना है, उसने सोचा। ठीक है, इसे मेरे नासमझ होने के रूप में सोचो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। रुद्राक्षी, अपने आप को किसी के लिए खतरे में मत डालो। ये सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे ऐसा कहेगा। उसकी आंखों में देखते हुए रुद्राक्षी ने सोचा कि शायद वह उसके लिए कुछ गहरा महसूस कर रहा है। डॉक्टर द्वारा घाव की मरहम पट्टी करने के बाद रुद्राक्षी को घर ले गया। रास्ते में रुद्राक्षी को याद आया कि आखिर रुद्राक्ष उससे क्यों मिलने आया था। वैसे आज तुम मुझसे किस बारे में बात करने वाले थे? रुद्राक्ष का ध्यान ड्राइविंग पर था। उसने आज एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी बाह उसकी बाह पर कसी हुई थी और उसकी कलाई पर एक घड़ी थी। रुद्राक्षी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और सोचा, एक सुंदर आदमी आंखों को भाएगा, चाहे उसने कुछ भी पहना हो। चलो इसके बारे में कल बात करते हैं, रुद्राक्ष ने कहा। अगले दिन जब रुद्राक्षी उठ रही थी, तो उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने सोचा कि यह शर्मा परिवार का कोई व्यक्ति है। उसने फोन का जवाब दिया और रुद्राक्ष के लोगों में से एक को लाइन पर पाया। रुद्राक्ष की कंपनी के साथ फिर से कुछ हुआ। एक हैकर ने गेम प्रोजेक्ट डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया। वह इतना स्किल था कि न तो रोनाल्ड और न ही जैक कुछ बचा सके। रुद्राक्षी से मदद मांगने को तैयार नहीं था, इसलिए नकुल के पास रुद्राक्ष की पीठ के पीछे उसे कॉल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कमीशन भी बढ़ाया। रुद्राक्षी के पास इतने बड़े भुगतान को ठुकराने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। जब रुद्राक्षी शर्मा कॉरपोरेशन पहुंची, तो नकुल खुद यूज लेने आया। रुद्राक्षी के आते ही वह समस्या को ठीक करने में लग गया। जब आकाश ने रुद्राक्ष को इन्फॉर्म किया, तो वह पहले से ही नीचे था। वह नाराज लग रहा था।
न केवल इसलिए कि वह आकाश से नाराज था, बल्कि रुद्राक्षी पर भी नाराज था कि वह सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ जा रही थी। उसे चोट लगी थी, उसे आराम करना चाहिए। जैसे ही रुद्राक्ष ऑफिस पहुंचा और दरवाजा खोला, उसने कीबोर्ड पर किसी के टाइप करने की आवाजें सुनी। रुद्राक्षी दरवाजे के पास थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलीं, और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान थी। डन। रुद्राक्षी ने आखिरी स्टेप पूरा किया। वह मुस्कुराए और नकुल से कहा, तुम्हारी कंपनी पर हमला करने के लिए तुमने किस बिग शॉट का अपमान किया? नकुल भी बेबस था। ये और कौन हो सकता है? यह शायद हमारा कॉम्पिटिटर है। वैसे ही हम मिस्टर सिमंस को समझा नहीं पा रहे हैं, और बार बार डेटा लॉस हो रहा ये भयानक है। सीनियर सीमंस, रुद्राक्षी ने अनजाने में पूछा। मिस्टर सीमंस, वर्ल्ड फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर के सीनियर एग्जीक्यूटिव। और कौन? नकुल जानता था कि सीमंस फाइटिंग कम्युनिटी सबसे इम्पोर्टेंट थे, इसलिए रुद्राक्षी के लिए एक फाइटर होने के नाते उनसे मिलना कोई हैरानी की बात नहीं थी। क्या उनसे बात करना मुश्किल है? रुद्राक्षी ने पूछा। उससे बात करना बहुत मुश्किल है। वह एक बुरा आदमी है, जिसका मिजाज खराब है। सीमंस वह है जिससे मैं मिलने से सबसे ज्यादा डरता हूं। नकुल के शब्दों के बीच में उसने अचानक दरवाजे पर फिगर की एक झलक पकड़ी। रुद्राक्ष। वह घबरा गया, ये सोचकर कि कैसे रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से मदद न मांगने की बात कही थी। नकुल अचानक भागना चाहता था। रुद्राक्ष ने उसे अनदेखा किया और सीधे रुद्राक्षी के पास गया। क्या तुम्हें अब अपना हाथ नहीं चाहिए? सिचुएशन से अनजान नकुल ने सोचा कि रुद्राक्ष रुद्राक्षी का हाथ काटने की धमकी दे रहा है। रुद्राक्ष, शांत हो जाओ। उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने ही पूछा था। नकुल बीच सेंटेंस में जम गया, क्योंकि उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। आमतौर पर कोल्ड आदमी थोड़ी कोमलता और दया दिखा रहा था। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को खींच लिया और उसे बाहर ले गया। नकुल अपने होश में आया और पकड़ने के लिए दौड़ा। वेल प्लीज वेट अ मिनट। क्या सब ठीक है? नकुल रुद्राक्षी से डिस्ट्रॉय किए गए डेटा का जिक्र कर रहा था। रुद्राक्षी ने सिर हिलाया। सब कुछ अच्छा है। नकुल ने राहत की सांस ली। ठीक है, ठीक है। मुझे चिंता कि इस बार वह ओल्ड मैन हमारे साथ क्या करने जा रहा है। रुद्राक्षी यह कहने से खुद को रोक नहीं पाई। मिस्टर सीमंस बहुत फ्रेंडली हैं। जब तक उनसे पोलाइटली बात करते हो, वे तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे। नकुल ने अपनी आईब्रो उठाई। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम और मिस्टर सीमंस एक दूसरे को कैसे जानते हो? क्या इसमें कोई हैरानी है कि वह मिस्टर सीमंस को जानती थी? रुद्राक्षी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। नकुल ने रुद्राक्षी को चौंक कर देखा। रुको, क्या मिस्टर सीमंस, तुम जॉर्ज सीमंस को जानती हो? मासिनियस में सबसे फेमस गेमिंग कंपनी के प्रेसिडेंट। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष भी बहुत हैरान हुआ, लेकिन रुद्राक्षी को नहीं लगा कि यह कुछ खास है। लेकिन जब उसने नकुल की क्यूरोसिटी को देखा तो वह थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। हाँ, यह अनबिलीवेबल है। नकुल दौड़ा और खुशी से रुद्राक्षी का हाथ पकड़ लिया। मिस रुद्राक्षी, प्लीज हमारी मदद करें। जैसे ही नकुल ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा, रुद्राक्ष तुरंत उनके पास पहुंचा। इससे पहले कि रुद्राक्षी कुछ सोच पाती, रुद्राक्ष ने एक बॉक्स उठा लिया। अंदर जो था उसे देखकर रुद्राक्षी को थोड़ी सी खांसी हुई। ये धुंध और मलम था। रुद्राक्ष ने ठंडेपन से रुद्राक्षी से कहा, अपनी जैकेट उतारो। तभी रुद्राक्षी को एहसास हुआ कि उसके घायल हाथ से खून बह रहा है। इसीलिए रुद्राक्ष इतना गुस्से में था। अपना जैकेट उतारकर रुद्राक्षी का मूड हल्का हो गया और सोचा कि रुद्राक्ष उसका बहुत ख्याल रखता है। क्या रुद्राक्ष को सच में उसमें दिलचस्पी नहीं थी? जिस देखभाल से रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के घाव को साफ किया, उसे देखकर रुद्राक्षी खुद को रोक नहीं पाए। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया। मैं इधर उधर की बातें नहीं करती। मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अगर रुद्राक्ष ने हाँ किया तो रुद्राक्षी बुरा नहीं मानेगी। आखिरकार रुद्राक्ष उसके लिए सूटेबल था। वह अकेला आदमी था जिसे वह किस करना चाहती थी। अगर वो ना कहता है तो वह अपने विचारों को और आगे नहीं बढ़ने देगी। उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष जम गया और थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था। हालांकि रुद्राक्षी उसके एक्सप्रेशन नहीं देख
सकी क्योंकि वह उसके घाव को साफ करने में बिजी था। करीब 1 मिनट की चुप्पी के बाद भी रुद्राक्षी को कोई जवाब नहीं मिला। रुद्राक्षी ने अपनी पतली उंगलियों से रुद्राक्ष की ठुड्डी को ऊपर उठाया और एक चार्मिंग मुस्कान के साथ कहा, अरे यह इतना कठिन सवाल नहीं है। मैं बस पूछ रही हूं। ये जिंदगी या मौत नहीं है। बस मुझे जवाब दो। रुद्राक्षी की मुस्कुराती आंखों को देखकर एक पल के लिए रुद्राक्ष की आंखों में प्यार था, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, नहीं। वह उसे पसंद नहीं करता था। रुद्राक्षी ने सोचा। फिर रुद्राक्षी ने अपना हाथ हटा लिया और कहा, ठीक है, मैं समझ गई हूं। वह उस तरह की इंसान थी जो अपनी बात रखती थी। चूंकि उसे रुद्राक्ष का जवाब मिल गया था, वह अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखेगी और फिर उसके साथ रिश्ता तोड़ लेगी। वह मुस्कुराई और बोली, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह बेहव करना जारी रखते हैं। रुद्राक्षी ने अपनी उंगलियों से पट्टी बांधी और उसके हाथ से खींच ली। मेरे साथ इतना अच्छा बेहव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। रुद्राक्ष ने उसे वापस खींच लिया। रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अपने जवाब पर पछता रहे हो? मुझे बचाने की कोशिश करते हुए तुम्हारा हाथ चोटिल हो गया। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। रुद्राक्ष ने उसे वापस खींच लिया। रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अपने जवाब पर पछता रहे हो? मुझे बचाने की कोशिश करते हुए तुम्हारा हाथ चोटिल हो गया। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो। रुद्राक्षी को उसकी बातें पसंद नहीं आई। उसने कहा, यह मेरी मर्जी से हुआ है। उस तरह की सिचुएशन में जब तक मेरे सामने बैठा व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है, तब तक मैं उसे बचा लेती। मुझे एक इंडिपेंडेंट सेवियर के रूप में सोचो और मेरे साथ खेलना बंद करो। फिर रुद्राक्षी रुद्राक्ष के कान में फुसफुसाई, मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने में मजा आता है और मैं इसे जारी रखना पसंद करूंगी, लेकिन सबसे पहले ये दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं यह अकेले नहीं कर सकती। इसके बाद रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के कंधे को धक्का दिया। फिर उसने अपने बिना चोट वाले हाथ का इस्तेमाल करके पट्टी को वापस खींच लिया और उसे खून बहने वाले घाव के चारों ओर लपेट दिया। ठीक है, अब ये हो गया है। मैं चलती हूँ। रुद्राक्ष ने उसे जाते हुए देखा। उसने रुद्राक्षी को रहने के लिए नहीं कहा, न ही उसने उसकी बातों का खंडन किया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर लीं। किस्मत से उनका रिश्ता उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था जहां वह उसके साथ गहराई से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब उसने रुद्राक्षी की खाली मुस्कान देखी तो उसका दिल क्यों पसीज गया। कुछ मिनट बाद नकुल रुद्राक्ष के पास आया, केवल ये नोटिस करने के लिए कि रुद्राक्ष खोया हुआ लग रहा था। उसने मजाक किया, रुद्राक्षी कहाँ है? तुम्हारी वाइफ कहाँ चली गई? रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। यह देखकर कि रुद्राक्ष अच्छे मूड में नहीं है, नकुल ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया और कहा, हे मुझे बताओ कि ऐसा नहीं है। उसे याद आया कि रुद्राक्ष ने हाल ही में क्या कहा था, इसलिए नकुल ने पूछा, अरे तुम सच में रुद्राक्षी को नहीं बताओगे कि तुम तलाक चाहते हो, है ना? क्या तुमने तलाक के कागजात पर सिग्नेचर किए? रुद्राक्षी अपनी जैकेट लेना भूल गई थी और वापस लेने चली गई। वह कमरे के बाहर रुकी और बातचीत सुनी। वह कमजोर रूप से मुस्कुराए और अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए अपने बालों को अपनी आंखों से उड़ा लिए और सोचा, क्या वह उसे इतना पसंद नहीं करता था कि वह उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां वह उसके साथ संबंध तोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था। तो ठीक है, वह हंसना चाहती थी। अगर वह उसे पसंद नहीं करता तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह उसे परेशान नहीं करेगी या उससे चिपकी नहीं रहेगी। नकुल शांत था। नकुल को अचानक उसकी चुप्पी से घुटन महसूस हुई, इसलिए उसने अपनी बाहों को पार किया और कहा, उसके जाने से पहले क्या तुमने कम से कम उससे हमारे लिए मिस्टर सीमंस से बात करने के लिए कहा था? ये सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखें घुमाई और सोचा, क्या? तो उसे अभी भी मेरी मदद की जरूरत है, भले ही वह मुझे डिवोर्स देने वाला है। भगवान का शुक्र है कि रुद्राक्ष उस तरह का व्यक्ति नहीं था, नहीं तो रुद्राक्षी उसका तिरस्कार करती। जब वह अंदर जाकर तलाक के बारे में पूछने वाली थी तो उसने फिर से नकुल की चीखें सुनी। मुझे पता है कि तुम उसका फायदा नहीं उठाना चाहते, लेकिन हम उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें बस उसकी थोड़ी सी मदद चाहिए, बस इतना ही।
इसके अलावा उस समय मिस्टर सीमंस तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने वाले थे। अगर कंपटीशन में डोपिंग नहीं होती तो मिस्टर सिमंस नाखुश नहीं होते। आर यू डन? रुद्राक्ष ने नकुल को ठंडेपन से रोका। नकुल अचानक थरथर कांपने लगा। ठीक है, मुझे बाथरूम जाने की जरूरत है। एक और शब्द कहे बिना वह जल्दी से बाहर निकल गया। लेकिन जब नितिन ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। आह, तुम अभी तक नहीं निकली रुद्राक्षी। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी ने एक दूसरे को देखा। नकुल उनके बीच खड़ा था, अजीब माहौल को भांपते हुए। नकुल ने जल्दी से कहा, मैं जल्दी में हूं, मैं जाता हूं, तुम दोनों बातचीत करो, बाय। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्षी ने अपना सिर झुका लिया और मुस्कुरा दी। वह उदास नहीं दिखी और उसने पूछा, तो क्या तुम हमारी नकली शादी को खत्म करना चाहते हो? अपनी लार निगलते हुए रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा। हाँ, तुमने सही सुना। रुद्राक्षी को याद आया कि कैसे उसने अचानक एक दिन पहले उससे कॉपरफील्ड में मिलने के लिए कहा था। रुद्राक्ष ने जिक्र किया था कि उसके पास उसके साथ बात करने के लिए कुछ है। क्या ये वही है जिसके बारे में तुम कल बात करना चाहते थे? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की आंखों से परहेज किया। फिर वह मुड़ा और दराज से 2 डॉक्यूमेंट लिए और रुद्राक्षी को दे दिए। एक तलाक के कागजात हैं, दूसरे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजात हैं। तुम उन पर सिग्नेचर करने से पहले उन्हें देख सकती हो। रुद्राक्षी सोफे पर बैठी थी और कुछ नहीं बोली। वह यहाँ एल की तलाश में आई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एल आसपास नहीं था। वहां केवल किंग था। क्या तुम्हें ड्रिंक चाहिए? किंग ने धीमी आवाज में पूछा और रुद्राक्षी के पीछे खड़े होकर उसे एक ग्लास रेड वाइन थमा दी। किंग सोफे के पीछे एक हाथ तकिए पर और दूसरे हाथ में शराब का गिलास लिए हुए था। इस पोजीशन से ऐसा लग रहा था कि रुद्राक्षी उसकी बाहों में झुकी हुई है। हालांकि न केवल उनके शरीर टच नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके बीच एक सोफे भी था। वाइन का गिलास उठाने से पहले रुद्राक्षी ने अपना सिर झुका लिया और मुस्कुरा दी। तुम अभी भी बहुत रेड वाइन पीना पसंद करते हो। ये देखकर कि रुद्राक्षी ने वाइन का गिलास एक्सेप्ट कर लिया, किंग ने अलमारी से एक और वाइन का गिलास लिया और मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी के सामने बैठ गया। अच्छी वाइन का आनंद हमेशा खूबसूरत महिलाओं के साथ लेना चाहिए। मुझे खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं और मुझे अच्छी वाइन पसंद है। रुद्राक्षी बेबस होकर मुस्कुराए और किंग की आंखों में देखा। उसने अपना गिलास किंग के साथ क्लिंक करने को उठाया और कहा, मेक सेंस। फिर रुद्राक्षी ने गिलास को अपने होठों तक उठाया और पी गई जैसे कि वह बियर पी रही हो। उसने एक घूंट में पूरा गिलास पी लिया। इसके बावजूद वह ऐसा करते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। किंग की आंखें उसे देख रही थीं। ऐसा लगता है कि तुम सबसे अच्छे मूड में नहीं हो। तुम्हें किसने दुखी किया? रुद्राक्षी ने अपना गिलास नीचे रखा और अपनी कोहनी को अपने मुड़े हुए घुटनों पर टिका दिया। मुझे लगता है कि तुम एक बात के बारे में सही थे, किंग। किस बारे में? एक आदमी के विचारों को समझना एक महिला के विचारों की तुलना में कठिन है। रुद्राक्षी के पास तलाक के कागजात और ट्रांसफर एग्रीमेंट थे, लेकिन उसने अभी तक उन पर सिग्नेचर नहीं किए थे। वह मौके पर ही इस पर सिग्नेचर करना चाहती थी और इसे तुरंत वापस कर देना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष ने उससे कहा कि वह सिग्नेचर करने से पहले इसे ले जाए। काम पूरा होने के बाद वह आकाश को लेने के लिए भेज देगा। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देख नहीं रहा था, वह उससे बचने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें प्यार हो गया है? किंग ने अपनी आंखों में थोड़ी तिरस्कार के साथ अपनी वाइन घुमाई। क्या ये रुद्राक्ष वंसल है? हाँ, मुझे वह पसंद है। रुद्राक्षी ने अपनी वाइन का एक और घूंट लिया और कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस उस पर क्रश था, बस इतना ही। लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, ये बहुत बुरा हुआ। उद्धरण, तुम नशे में हो, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। किंग ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और रुद्राक्षी की मदद करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अचानक रुद्राक्षी का फोन बजा। यह एक अनजान नंबर था। रुद्राक्षी ने फोन का जवाब दिया। हेलो। नकुल ने अपनी आवाज कम की और कहा, हाय रुद्राक्षी, मैं नकुल बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या तुम और रुद्राक्ष तलाकशुदा हो? वह उससे हाँ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उस समय किंग की कम मैग्नेटिक आवाज आई। तुम नशे में हो रुद्राक्षी? लाइन के दूसरे छोर पर नकुल ने किंग की आवाज सुनी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने फोन पर नजर डाली कि वह रुद्राक्षी से बात कर रहा है या नहीं। हाँ,
यह उसका नंबर था। नकुल को लगा जैसे झटके से उसकी आंखें बाहर निकलने वाली हैं। फूके, क्या चल रहा है? उसका अभी अभी तलाक हुआ है और उसका एक नया बॉयफ्रेंड भी है। नकुल के दिमाग में अनगिनत विचार दौड़ रहे थे। चूंकि रुद्राक्षी ने जाहिर तौर पर रुद्राक्ष को तलाक दे दिया है, इसलिए नकुल ने फैसला किया है कि बिजनेस वैसे भी जारी रहना चाहिए। वेकेंट प्लीज, ये $10 मिलियन का सौदा है। क्या तुम मिस्टर सिमंस से हमारे बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकती? कॉल को काट दिया गया था। ये देखकर नकुल स्पीचलेस था। अभी क्या हुआ? क्या उसने फोन काट दिया? रुद्राक्षी एक आदमी के साथ थी और जिस तरह से वह फोन पर बात कर रहा था, अगर उसकी गहरी आवाज कोई इशारा कर रही थी, तो वह शायद बहुत हैंडसम था। साथ ही ऐसा लग रहा था कि रुद्राक्षी नशे में थी। लेकिन समय, ये 11:40 था। नकुल ने घड़ी को देखा। बहुत अच्छा, जैसे ही उसका तलाक हुआ, उसे एक लड़का मिल गया। वह रुद्राक्ष को याद भी नहीं कर रही है, नकुल ने खुद से सोचा। दूसरी तरफ किंग ने रुद्राक्षी का फोन छीन लिया था। ये रुद्राक्षी को पसंद नहीं था कि किंग उसकी ओर से फैसले ले, इसलिए उसने कहा, मुझे मेरा फोन वापस दे दो किंग। किंग को पता था कि उसने लाइन पार कर ली है, लेकिन इस बार उसने फोन तुरंत उसे वापस नहीं दिया। तुम नशे में हो, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूं। रुद्राक्षी सच नशे में थी, इसलिए वह और बहस नहीं करना चाहती थी। उसने अपने कंधे उचकाए और कहा, फॉरगेट इट, मुझे फोन दो, मैं अकेली वापस चली जाऊंगी। दूसरे छोर पर नकुल दहशत था। उसने तुरंत रुद्राक्ष को फोन किया। रुद्राक्ष ने पहली कॉल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह काम में बिजी था। नकुल फोन करता रहा। रुद्राक्ष के फोन पर नकुल के मिस्ड कॉल की अचानक बमबारी होती है। अंत में रुद्राक्ष इसे और नहीं ले सका और कॉल का जवाब दिया। बेहतर होगा कि कुछ जरूरी बात हो। मैं तुमसे वादा कर सकता हूं कि यह है, अगर नहीं तो मैं कल तुम्हारे सामने बिल्डिंग से छलांग लगाऊंगा। तो बोलो। रुद्राक्षी नशे में है और उसके साथ एक आदमी है। मैंने उसे 10 मिनट पहले कॉल किया था। बस इतना ही। ये रही मेरी रिपोर्ट। नकुल ने फिर जितनी जल्दी हो सके फोन काट दिया और उसे बंद कर दिया। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचा कि रुद्राक्ष के लिए बेहतर होगा कि वह अपनी फीलिंग्स का सामना करे और उस लड़की के साथ रहे जिससे वह प्यार करता है। कॉल के बाद रुद्राक्ष हैरान रह गया। वह जानता था कि नकुल इस तरह की बातों का मजाक नहीं करेगा। वह नशे में थी और उसके बगल में एक और आदमी था। रुद्राक्ष एकाएक उठ खड़ा हुआ। वह इतनी जल्दी में था कि गलती से लैपटॉप के केबल से टकरा गया, जिससे वह गिर गया। जब भी वे एक दूसरे के प्यार में थे, रुद्राक्षी कितनी अट्रैक्टिव थी, ये सोचकर रुद्राक्ष की छाती अचानक कस गई। क्या वह दूसरे आदमियों के साथ भी ऐसी ही होगी? शायद वे उससे भी आगे चले गए। और रुद्राक्ष को अपने सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ। जैसे ही उसके विचार बेकाबू हुए, उसकी आईब्रो तन गईं। वह आदमी जो आमतौर पर हमेशा लॉजिकल रहता था, इस पॉइंट अपना दिमाग खो चुका था। उसने रुद्राक्षी को कॉल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। वह सीधे रुद्राक्षी के घर चला गया। सड़कों पर दौड़ता हुआ वह जल्द ही उसके घर पहुंच गया। सब सो रहे थे। घर में घोर अंधेरा था और कमरों से रोशनी नहीं आ रही थी। अचानक रुद्राक्ष ने कुछ महसूस किया। अगर वह किसी लड़के के साथ होती, तो वे उसके घर पर क्यों होती? रुद्राक्षी का फोन कॉल कर जॉर्ज सीमंस हैरान रह गए। हेलो माय गॉडेस, तुमने मुझे कैसे कॉल किया? क्या बात है? इंटरनेशनल कॉम्बैट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव में से एक होने के बावजूद जॉर्ज वहां से रुद्राक्षी को नहीं जानता था। उनकी दोस्ती ग्रेटिट्यूड से बनी थी। कुछ समय पहले मिस्टर सीमंस का अपहरण कर लिया गया है। रुद्राक्षी ने ही उसे बचाया था। इसके बाद जॉर्ज ने रुद्राक्षी को एक सेवियर की तरह माना। रुद्राक्षी ने सिरदर्द कम करने के लिए अपनी नाक के पुल को रगड़ा और एक मेंटल नोट बनाया कि वह फिर कभी नहीं पिएगी। जॉर्ज, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ। कहो। मिस्टर सीमंस मदद करने से ज्यादा खुश थे। क्या आपने रुद्राक्ष वंसल के बारे में सुना है? वंसल कॉर्पोरेशन। जॉर्ज ने याद करने की कोशिश की। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और असिस्टेंट से वंसल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछने के लिए मुड़ा, क्योंकि यह बहुत जाना पहचाना लग रहा था। असिस्टेंट ने इन्फॉर्म किया कि यह वह कंपनी है जिसके साथ वह हमेशा काम करना चाहता था। पहले जॉर्ज कंपनी से बहुत खुश थे,
हालांकि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए गए थे उस दिन जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दिखा। जॉर्ज ने डील को रिजेक्ट कर दिया। जॉर्ज के लिए एक कंपनी जिसने अपना वादा पूरा नहीं किया, उसे उसके साथ बिजनेस पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं था। वह जानता था कि रुद्राक्षी इस कंपनी का यूं ही जिक्र नहीं करेगी। ओह वेकेन, क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ, रुद्राक्षी जानती थी कि रुद्राक्ष ने उसकी वजह से डील खराब की है। तो तुम चाहती हो कि मैं उनके साथ काम करूं? सॉरी जॉर्ज, वंसल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट रुद्राक्ष मेरे हस्बैंड हैं। उस दिन वह नहीं दिखा, इसका कारण ये था कि मुझ पर नेशनल कंपटीशन में डोपिंग का आरोप लगाया गया था। तो वह यहां वापस भाग गया। और ठीक है, आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ, इसलिए। लेकिन मिस्टर सीमंस रुद्राक्षी द्वारा बताई गई एक और बात से हैरान थे। रुको, तुम्हारा मतलब है कि वंसल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट तुम्हारे हस्बैंड हैं? ठीक है, लंबे समय के लिए नहीं, रुद्राक्षी ने मन ही मन सोचा। लेकिन रुद्राक्षी ने अपने विचार अपने तक ही रखे और जवाब दिया, हाँ, वह मेरे हस्बैंड हैं। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। मुझे लगा कि तुम कल रात रुद्राक्षी को ढूंढने गए थे। तुम्हारा अंत इस तरह कैसे हुआ? रुद्राक्ष ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जी हाँ, वो बीती रात रुद्राक्षी को देखने गया था, लेकिन वह उसके घर पर नहीं थी, इसलिए वह तुरंत चला गया। वह अक्षय को ढूंढने और उससे पूछने की प्लान बना रहा था कि क्या वह जानता है कि रुद्राक्षी किसके साथ घूम रही थी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसके सोशल सर्किल के बारे में कुछ नहीं जानता था। अक्षय के घर जाते वक्त उसके साथ एक दुर्घटना हुई और वह बेहोश हो गया। उसके पैर में चोट लग गई और वह सवेरे तक नहीं जागा। एक पूरी रात बीत चुकी थी। अगर रुद्राक्षी किसी लड़के के साथ होती तो जो कुछ होना चाहिए था वह अब तक हो चुका होता। उसके पास अब रुद्राक्षी की तलाश करने का कोई कारण नहीं था। उदास रूडन ने अपनी आंखें बंद कर ली और रजाई के नीचे छिप गया। उसने नकुल से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। यह महसूस करते हुए कि वह बुरे मूड में था, नकुल ने उसे छेड़ना जारी नहीं रखा। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे आकाश का फोन आया। आकाश ने जो कहा उसे सुनने के बाद नकुल इतना चौंक गया कि उसने फोन लगभग गिरा दिया। होश में आने पर वह मोटे तौर पर मुस्कुराया और बोला, क्या कहा तुमने? मी सीमंस हमारे साथ काम करने के लिए सहमत हुए। और क्या वह हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर्सनली आएंगे? आकाश ने तुरंत जवाब दिया, क्या ये सरप्राइज नहीं है? शायद मिस्टर सीमंस हमारी भक्ति से इम्प्रेस हो गए थे। तुम क्या सोचते हो? नकुल अभी भी सोच रहा था कि क्या हुआ। तभी अचानक उसे रुद्राक्षी का ख्याल आया। वह रुद्राक्ष के बिस्तर के पास भागा और बोला, रुद्राक्ष, मिस्टर सीमंस हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा कि वह खुद आएंगे। रुद्राक्ष ने पहले ही उसकी पुकार सुन ली थी। मिस्टर सीमंस काफी सनकी थे। उसके लिए अचानक अपना मन बदलना इम्पॉसिबल था। कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए पर्सनली आने की तो बात ही छोड़ दें। बिजनेस वर्ल्ड के नियम सरल थे। इस सौदे में मिस्टर सीमंस का पलड़ा भारी था, क्योंकि मिस्टर सीमंस के पास अभी भी बहुत सारे अन्य बिजनेस पार्टनर थे जिन्हें वह रुद्राक्ष के अलावा चुन सकते थे। लेकिन वंसल कॉर्पोरेशन को इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी। रुद्राक्ष और नकुल दोनों एक ही बात सोच रहे थे। रुद्राक्ष ने सबसे पहले इसे आवाज दी थी। क्या रुद्राक्षी ने मिस्टर सीमंस से हमारी मदद करने के लिए कहा? नकुल ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने उससे शादी नहीं की। तुम्हें पता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत पॉसिबल है। वे बात ही कर रहे थे कि रुद्राक्ष का फोन बज उठा। इस बार यह मिस्टर सीमंस थे। यह एक इंटरनेशनल कॉल थी। यहां तक कि मिस्टर सीमंस का रवैया भी यूजुअल से अलग था। जब उसने अतीत में रुद्राक्ष से बात की थी तो उनका रवैया कोल्ड था, लेकिन इस बार वह एक्साइटेड थे। उन्होंने कई चीजों के बारे में बात की, ज्यादातर उनकी प्रोजेक्ट की तारीफ की और वह इसके साथ काम करने के लिए कितना एक्साइटेड थे। यहां तक कि विकी, जो एक परफेक्ट बेवकूफ था, ऐसे शब्दों से बेवकूफ नहीं बनेगा, कम से कम रुद्राक्ष तो नहीं। अगर जॉर्ज सीमंस वास्तव में उसके साथ काम करना चाहते थे तो उन्होंने आकाश और नकुल को इससे पहले इतनी बार ठुकराया नहीं होता। सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर सीमंस, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया?
मुझे पता है कि यह हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट के कारण नहीं हो सकता। क्या किसी ने आपको फोन किया है और आपसे रिकंसीडर करने के लिए कहा है? जॉर्ज को उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्ष इसे सुलझाएगा, इसलिए अब छिपाने की कोशिश नहीं की। तुम वैसे भी जानते हो, मैं नाटक नहीं करूंगा। जॉर्ज ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। इतनी अच्छी वाइफ पाकर तुम बहुत लकी हो। मैं जल्द ही अपने प्लेन पर चढ़ रहा हूं। बाय। सिमंस ने जो कहा उससे रुद्राक्ष हैरान रह गया। ये सच में वह थी। रुद्राक्ष ने खुद से बात की। नकुल दोनों की बातों को सुन रहा था और यह सुनने के बाद कि यह सच में अनन्या ही थी जिसने मिस्टर सीमंस को बदल दिया था, वह इतना हैरान था कि उसका जबड़ा गिरा। ये सच में रुद्राक्षी है। वाह, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सीमंस तुम्हारी वाइफ का इतना सम्मान करते हैं। अचानक रुद्राक्ष ने ब्लैंकेट उठाई और बिस्तर से बाहर निकलने लगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? नकुल ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। जाने दो, मैं उसे देखना चाहता हूं। नकुल ने उसे फिर से खींच लिया। क्या तुमने फैसला किया है कि तुम्हारा दिल वीकेंड टेलबोट या रुद्राक्षी के बीच है? उस समय उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि नकुल द्वारा छुआ जाने के बावजूद रुद्राक्ष की कोई रिएक्शन नहीं थी। नकुल का सवाल सुनकर रुद्राक्ष चुप हो गया। नकुल ने फोन उठाया और कहा, ठीक है, रुद्राक्षी का अभी एक गेम है और अगर तुम वहां जाते हैं तो भी तुम उससे बात नहीं कर सकते। जब रुद्राक्षी रिंग में पहुंची तो कुछ खिलाड़ियों ने अपने मैच शुरू कर दिए थे। वह मैच शुरू होने से ठीक पहले पहुंच गई। इस बार उसकी ओपोनेंट आकृति थी। रुद्राक्षी हौंफ रही थी क्योंकि वह दौड़कर आई थी। उसके चेहरे पर हल्का पसीना आ गया था। दूसरी तरफ अक्षिता एक बहुत पावरफुल लड़की थी। रुद्राक्षी ने उसके बारे में सुना था और उसके कुछ गेम देखे थे। अक्षिता अपनी एबिलिटी को छुपा रही थी, लेकिन रुद्राक्षी देख सकती थी कि अक्षिता बहुत मजबूत है। शायद वो रूपाली से भी ज्यादा मजबूत है। रुद्राक्षी अभी भी श्योर नहीं थी कि अक्षिता में कितनी पावर थी। अक्षिता ने अपनी बाहों को पार कर लिया और रुद्राक्षी को कोल्डली देखा। रुद्राक्षी के पास अपनी ठुड्डी उठाते ही अक्षिता थोड़ी घमंडी लग रही थी। इससे पहले कि रेफरी ने मैच शुरू होने का संकेत दिया, उसने अपनी गर्दन इधर उधर की और रुद्राक्षी से बहुत ही घमंडी आवाज में कहा, हे, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? बात करते समय अक्षिता का लहजा भी कुछ चिड़चिड़ा सा लग रहा था। रुद्राक्षी ने ठंडेपन से ना में सिर हिलाया, जिसे देख अचानक अक्षिता का हृदय परिवर्तन हो गया। वह हंसी और बोली, मुझे लगता है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, क्योंकि कम से कम मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। रुद्राक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। रुख में अचानक आए बदलाव से रुद्राक्षी को लगभग हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। रिंग के बाहर अक्षिता के मास्टर सूरज भी अपने स्टूडेंट के शब्दों से चौंक गए। तस्क, उसकी बातें बहुत शर्मनाक है। रुद्राक्षी ने अपना सिर घुमाया और रेफरी से पूछा, क्या हम मैच शुरू कर सकते हैं? अक्षिता की हरकतों से रेफरी भी स्पीचलेस रह गए। जब वह मैच शुरू करने वाला था, अक्षिता ने अचानक अपना हाथ उठाया और घमंड से चिल्लाई, रुको। वह रेफरी को इस तरह बीच में रोकने के लिए बहुत बोल्ड थी। रेफरी ने आईब्रो चढ़ाई और सोचा, ये लड़की फिर से क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर अक्षिता ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और बस इतना कहा, मैं सरेंडर करती हूं। यह सुनकर रेफरी स्पीचलेस रह गया। अनन्या भी स्पीचलेस थी। भीड़ भी स्पीचलेस थी। सूरज की आंखें लुढ़क गईं और अक्षिता के फैसले पर वह लगभग बेहोश हो गया। उसने अपना संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश की और चिल्लाया, अक्षिता, क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो? लेकिन अक्षिता ने रुद्राक्षी की ओर इशारा किया और गंभीरता से कहा, तो आपको लगता है कि मैं उसे हरा सकती हूं? रिंग के नीचे मौजूद दर्शक आपस में गपशप कर रहे थे। तब अक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे, क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूं? दरअसल सम्मान की परवाह कौन करता है? मैं अपना सम्मान खो देना और लड़ाई छोड़ देना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि वो मुझे बुरी तरह से पीटे। तो अलविदा। अक्षिता ने रुद्राक्षी से हाथ हिलाया और तुरंत रिंग से भाग गई। सूरज उसके पीछे दौड़ा। जो हुआ उससे रुद्राक्षी सन्न रह गई। लड़ाई शुरू करने के बाद से यह पहली बार था जब वह इस तरह के ओपोनेंट से मिली थी। यह पहली बार भी था जब वह बिना किसी लड़ाई के जीती थी। जैसा कि ओपोनेंट ने हार मान ली थी, अनन्या ने मैच जीत लिया। 10 प्रतियोगियों में से 5 ने फाइनल में जगह बनाई।
वे जयदेव, साहिल, रेहान, रुद्राक्षी और सलोनी थे। हालांकि सलोनी रुद्राक्षी से पहले हार गई थी, लेकिन वह फाइनल में फिर से अपनी पोजीशन हासिल करने में सफल रही। ढेर 3 रंगों में थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनमें 2 रेड, 2 ग्रीन और 1 ब्लू लॉट थे। रेहान और सलोनी ने रेड लॉट निकाले, जबकि साहिल और जयदेव ने ग्रीन कलर के लॉट निकाले। रुद्राक्षी को ब्लू लॉट मिला, इसलिए रुद्राक्षी को कुछ समय के लिए रिंग में कदम नहीं रखना पड़ा। रेहान और सलोनी ने पहला मैच शुरू किया। रेहान काफी पावरफुल ओपोनेंट था, लेकिन भले ही सलोनी छोटी दिखती हो, लेकिन वह भी काफी पावरफुल थी। विजेता के उभरने से पहले मैच लगभग 10 मिनट तक चला। रेहान 2 अंकों से जीता। वह टॉप 3 में रहने में सफल रहा। दूसरे राउंड में रिंग में साहिल और जयदेव थे। दर्शक तब और भी एक्साइटेड हो गए जब 2 सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का आमना सामना हुआ। साहिल पहले से ही जानता था कि मैच का रिजल्ट कैसे होगा। जब उसे पता चला कि वह जयदेव के खिलाफ था, ऐसा इसलिए था क्योंकि जयदेव अपनी चोटों से पहले ही ठीक हो चुका था। जनता केवल ये जानती थी कि जयदेव स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसने लगातार चोटिल होने के बावजूद नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। अगर जयदेव घायल होने के बावजूद जीत सकता है तो उसके लिए साहिल को हराना पॉसिबल था, क्योंकि वह पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था। हालांकि मैच के दौरान जयदेव जेंटलमैन था और उसने साहिल को गहरी चोट नहीं पहुंचाई। रुद्राक्षी देख सकती थी कि जयदेव के लिए यह एक आसान लड़ाई थी और वह थका हुआ भी नहीं लग रहा था, भले ही साहिल अपना सब कुछ दे रहा था। साहिल ने मैच में कोई अंक अर्न नहीं किया। इस रिजल्ट ने जनता को हिला कर रख दिया। हालांकि वे जानते थे कि जयदेव साहिल से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने साहिल से 0 अंक हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। विदाउट अ डाउट जयदेव वुड विन, ही इज अमेजिंग। सोच में डूबी रुद्राक्षी को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी और महसूस किया कि यह अक्षिता थी, जो एक स्ट्रेंज कंपेटिटर थी। अब जब अक्षिता ने सरेंडर दिया है तो उसने रुद्राक्षी, जयदेव, रेहान को देश के टॉप 3 फाइटर के रूप में छोड़ दिया था। बीच में 1 घंटे का ब्रेक था। दौड़ में 3 कंपेटिशियर को हर एक व्यक्ति को अन्य 2 से लड़ना होगा। रुद्राक्षी को जयदेव और रेहान से मुकाबला करना था। पहला मैच रेहान और जयदेव के बीच था। रेहान और जयदेव रिंग में फाइट कर रहे थे। भले ही रुद्राक्षी रिंग के नीचे थी, फिर भी वह उन पर ध्यान दे रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।